2013 में, 2015 में, 2020 में एक ही बात कहते आए हैं कि हम पानी जो है 24 घंटे देंगे। यानी 3 टर्म्स आपकी हो चुकी, लेकिन उन 3 टर्म्स में आपकी प्रॉमिस वही का वही रहा। एवरीथिंग हर बार इसी इलेक्शन में तीनों में ये कहते थे यमुना जी साफ कर देंगे। मोदी जी ने 2014 में जो प्रॉमिस किए वो 19 तक पूरे किए। 19 के जो नए प्रॉमिस किए वो आज 24 में पूरे किए हुए हैं। जो उन्होंने कहा था वो किया, जो गारंटी दी थी वो पूरी की, इसीलिए उनकी नई गारंटीज पर लोग विश्वास करते हैं। उन्होंने बच्चों के सर पर हाथ रख करके ये कस्में खाई थी कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मैं किसी के साथ कभी जो है किसी कोलिशन में नहीं आऊंगा। अभी कौन है स्कैम आया मोहल्ला देने पे, एक नंबर पे 99999999 कुछ ऐसा एक नंबर है जिसके ऊपर लगातार 500 जो है वो टेस्ट किए, एक नंबर से आपने वो टेस्ट किए गए और उनकी पेमेंट हो गई। टेस्ट कहाँ है किसके है कोई नहीं जानता, शायद उनको मन मिलता होगा इस बारे में भी। कल को हम भी अंदर जाने वाले हैं तो आज ही जो है एक हो जाए सारे मामले में। वो चीज जो बोलते हैं मतलब कई बार तो बेसिर बैठ उनके बातों को कोई मतलब ही नहीं होता। बहुत सारे वो मतलब 2+2 4 करना भी मुझे लगता है उनको नहीं आता है। अबू धाबी में मंदिर बनना क्या छोटी बात है? जय हिंद, नमस्कार। आज हमने दिल्ली की सीनियर बीजेपी लीडर शिखा राय जी से बात की और दिल्ली और लोकसभा इलेक्शंस के बारे में उनसे बातचीत की। शिखा जी फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली से हैं, पेशे से लॉयर हैं। इनका पॉलिटिकल करियर काफी लंबा है, जिसमें शिखा जी दिल्ली स्टेट बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट भी रही हैं, एसडीएमसी की लीडर ऑफ द हाउस और स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन रह चुकी हैं और अभी ग्रेटर कैलाश वार्ड की पार्षद हैं। शिखा जी ने 2011 में कर्फ्यू के होते हुए श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा लहराया था और ये वो वक्त था जब कश्मीर में आतंकवादियों का कंट्रोल था और तिरंगा लहराने के लिए शिखा जी को कश्मीर पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया था। वेलकम शिखा जी। थैंक यू। सो शिखा जी, पॉलिटिशियन शिखा राय जी को तो सब जानते हैं, बट शिखा राय जी पर्सनल लाइफ में क्या है, कौन है? अमित जी, मुझे लगता है कि बहुत कम लोग ने वाकई मेरे बारे में कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में जानने में कम ही पूछा है। तो थैंक्स टू यू, आप ऐसा पूछ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये रहता भी होगा कि ये पर्सनली क्या है, क्या मतलब जीवन जीते हैं। तो मैं आपको ये बताते हुए कि आई एम अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन एंड आई वॉज अ लॉयर बाय प्रोफेशन। मैंने वॉज तब इसलिए यूज किया क्योंकि अभी आजकल थोड़ा सा प्रैक्टिस का दौर कम हो गया है, बट माई हस्बैंड ऑल्सो ए लॉयर विद मी। हम लोग दोनों एक चैम्बर से ही काम करते थे। तो मैं ये समझती हूँ कि मैं हर लाइफ मुझे जब जीने को मिली, लाइक एज अ प्रोफेशनल और एज अ मदर एंड ए वाइफ, मैं उसको उस हर लाइफ को भरपूर जीने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे हर एस्पेक्ट में मजा आता है लाइफ के, सभी उसमें, चाहे मेरे सोशल रिलेशन निभाने में हो या मेरी पब्लिक लाइफ हो या मेरी फैमिली लाइफ हो। मैं पूरा को मतलब मुझे ऐसा लगता है जब जो कुछ कर रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से निभाना चाहिए, अच्छे से किया जाना चाहिए, ताकि वो जो रोल आपको जिस समय मिला है जो भी कुछ करने का उसको अच्छे से निभा पाओ। तो आई एंजॉय बीइंग अ वाइफ, अ मदर, अ लॉयर एंड नाउ अ पॉलिटिशियन। तो मैं यही समझती हूँ कि सोशल सर्विस का एक चूंकि मन में हमेशा एक रहता था, तो इसलिए आफ्टर इन द प्रोफेशन एज बीइंग अ लॉयर मैंने पॉलिटिक्स को ऑप्ट किया। तो आपकी ये पॉलिटिक्स की जर्नी कब और कैसे, यानी ब्रीफ अगर आप बता पाएंगे, कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई? हाउ डिड यू गेट इंटरेस्टेड टुवर्ड्स पॉलिटिक्स? यानी हर कोई तो पॉलिटिक्स में जा भी नहीं पाएगा, तो आपका ये कैसे स्टार्ट हुआ? मैं अगर इस समय आपको ये कहूंगी ना कि ये सब मुझे फैमिली से नहीं बचपन से ही मिला है, तो सबको लगता है बचपन में कौन पॉलिटिक्स और कौन इसकी बात करता है, पर मैं बताऊं आपको कि ये दोनों चीजें, लॉयर बनना और पॉलिटिक्स में जाना,
ये मुझे एक आप समझो मेरे में बचपन से ही था। स्कूल इलेक्शन हो, कॉलेज इलेक्शन हो, बार का इलेक्शन हो, उसमें पार्टिसिपेट करना। और मुझे लगता है शायद इसीलिए, क्योंकि मुझे बहुत बार ऐसा लगता था, बहुत सारी चीजें जो मैं गलत होता हुआ देखती थी, तो मुझे लगता था कि नहीं, ये ठीक होनी चाहिए और ठीक होने का रास्ता यही है कि आप उसकी डिसिसिव बॉडी में आओ। ये भी एक एस्पेक्ट है। सेकेंडली, मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी ऐसी है। मेरे ताऊ जी जो थे वो इंडिया की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। ओके। तो उनको हमने एज एमपी के रूप में घर परिवार में देखा। मेरी मदर एंड फादर बोथ वर दे टुक पार्ट इन फ्रीडम मूवमेंट। मेरे नाना जी नानी जी दोनों फ्रीडम फाइटर थे और ताम्रपत्र होल्डर वो रहे। नाना जी ने तो बहुत जेल काटी, दोनों ने, नानी और नाना ने। तो उनसे वो सब चीजें सुन सुन करके भी मेरा बचपन बड़ा हुआ। और बचपन में ही मतलब बहुत इंटरेस्ट रहता था। स्टिल रिमेम्बर, बस भी 7-8 साल की होंगी जब वो इलेक्शन आते थे और ये घर घर जो है ये बिल्ले बांटने का काम होता था। उस समय प्लास्टिक के वो चलते थे, तो वो सब मैं तब भी बड़े शौक से करती थी। आ, वो मुझे मतलब मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे लिए ये चीज नहीं है, कोई मैं बहुत नए अरीना में जा रही हूँ। तो मैं, और फिर फॉर्चुनेटली ये रहा कि प्रोफेशन करने के कई साल बाद, बार का इलेक्शन लड़ने के बाद भी मैं सुषमा जी के संपर्क में आई, तो मुझे एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का फिर मौका भी मिल गया। आज अगर आपको ये बोले कोई कि या तो आप पॉलिटिक्स में रहेंगे या वकालत करेंगे, आप क्या करेंगे? मैंने आपको कहा कि मेरे दोनों फील्ड्स मेरे बाय चॉइस, नॉट दैट कि मुझे कुछ और नहीं करना था तो मैं लॉयर बन गई। बचपन से एक ही था। मेरे नाना जी ने लॉ की हुई थी इन दोज टाइम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट, मतलब इन 1930s 27। और वो मुझे हमेशा, जो मैं जब भी उनको मिलती तो मुझे ये कहते थे जज बनना है, जज बनना है। मतलब वो उनकी एल्जाइमर हो गया था उनको। बट लास्ट में भी जब उनको कभी मिलती थी ना, सब मेरे कजन्स और उनको छोड़ के मुझे बुलाते थे, कहते थे तो नहीं जज बनना है। तो शायद वो बचपन में ही मेरे को ये हो गया था कि मुझे लॉयर बनना है। तो आप कहोगे कि बिटवीन लॉयर एंड पॉलिटिशियन, मैं ये कहूँ कि कौन सा बढ़िया मेरे को लगेगा, बिकॉज आई एंजॉयड बीइंग अ लॉयर ऑल्सो। और उसमें भी बहुत सारे ऐसे मुझे मौके मिले जब मुझे वाकई ऐसा लगता था कि इनका मैं केस करूंगी तो एक जस्टिस मिलेगा इसको, इसके साथ ये बहुत अन्याय हुआ है। तो मैं, जस्टिस इज ऑलवेज देयर। यस बिल्कुल, मेरे को वो एक रहती है अभी भी। मुझे, मैं कुछ भी चीज बांटनी होती है ना, तो बड़ा उसको मुझे, मैं बहुत सोचती हूँ उसके ऊपर भी, ये कैसे जस्टिफाइड कोई चीज हो जाए। सो मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकती कौन सा बेटर था, बट यस, नाउ दैट आई एम इनटू दिस एज एन इलेक्टिव मेंबर, और मुझे यहाँ बहुत मौका मिल रहा है सर्विस करने का, तो मुझे सेटिस्फेक्शन है। शिखा जी, एज ए काउंसलर ये आपका सेकंड टर्म चल रहा है, सो इन 2 टर्म्स में आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए क्या कर पाएंगे? अमित जी, ऐसा है, एक कॉर्पोरेटर का जो काम होता है उसमें सैनिटेशन आती है, क्लीनलीनेस ऑफ द रोड्स, फिर पार्क्स होते हैं, स्ट्रीट लाइट होती है। मेनली यही काम एक कॉर्पोरेटर के जिम्मे आते हैं। दैट टू, जो 30 फीट वाइड रोड है वही कॉर्पोरेटर के पास होती है। जहाँ तक सैनिटेशन का सवाल है, चूंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से इस स्वच्छता के अभियान को केवल अभियान नहीं, उन्होंने कहा था कि ये एक इतना बड़ा जो है वो सेवा का काम है जो हमें करना है। तो मैंने कोशिश करके एक प्रयास ये किया है कि कम से कम ये काम जिस पे पैसा भी नहीं लगता है, कोई फाइनेंस का जिसमें इतना रोल नहीं रहता है, वो काम इलाके में ठीक से होता है। स्ट्रीट लाइट, जो है पार्कों की मेंटेनेंस, ये एक ऐसा काम आता है स्ट्रीट लाइट का, जो मैं ये समझती हूँ कि वो चाहे ह्यूमन सिक्योरिटी का इशू हो या फिर इलाके में रोशनी की ज़रूरत हो, उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी पेट्रोलिंग, उसकी मॉनिटरिंग स्ट्रीट लाइट्स ही होती रहे। हालांकि ये एक ऐसा काम है जो आए दिन नया जो है वो पैदा होता रहता है। ये अगर देखा जाए तो बड़े बेसिक काम है। नाली जो हमारे यहाँ ड्रेन है उसको साफ कराना, पर मैंने एक कोशिश की इसके आगे चल कर के कुछ ऐसा करने की जो मैं समझती हूँ कि अपने एरिया के लिए
नया था और कुछ ज़रूरी भी था। मैंने देखा कि अक्सर जो जितने हमारे पार्क हैं वो सब ट्रैक के साथ, वॉकिंग ट्रैक के साथ, और ऐसे हो जाते हैं जहाँ सीनियर सिटीजन बैठते हैं। बहुत बार ऐसी मेरे पास बात आती थी कि बच्चे जो है, जो छोटे बच्चे हैं, वो खेल नहीं पाते उन पार्क्स में, क्योंकि वो जब खेलते हैं तो बहुत सारी और दिक्कतें आती हैं, उनके लिए कोई इस तरह की जगह साइन नहीं बनती। तो मैंने पहला वन ऑफ इट्स काइंड आई थिंक इन द कंट्री होगा बाय कॉर्पोरेशन, सिविक अथॉरिटी, नंदन वन, अगर आपको ध्यान हो, बी ब्लॉक में हमारे जो पेट्रोल पंप है उसके साथ वाला एक बच्चों का पार्क बनाया है विच इज यूनिक। उसमें, उस पार्क में सिर्फ बच्चों के झूले हैं, एंड वो झूले हैं जो अमीर बच्चे कभी मॉल में जा करके ऐसे इक्विपमेंट्स हैं वहीं इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन आज वहां पर केवल 20 रुपए में, जो कि 5 साल या 6 साल के बच्चे का वो भी फीस नहीं लगती है, और सिर्फ 13 साल के बच्चों के लिए वो रखा हुआ है। वहां जाकर के वही झूले ले सकते हैं जो किसी को, जो शायद मॉल में अवेलेबल होते होंगे। वहां ब्लाइंड के लिए, बच्चों के लिए एक वॉल क्रिएट की गई है जिसमें वो टच करके, फील करके बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि अपनी तरफ का एक अटूटा प्रयास था, जिसकी तर्ज पर आज एमसीडी, आपने पढ़ा होगा बहुत बार पेपर्स में, ये कहते हैं कि नंदन वन की जैसे और पार्ट्स जो हैं वो पूरे दिल्ली में इस्टेब्लिश हो रहे हैं। मैं उन चीजों को करने की कोशिश करती हूँ जो थोड़ा करने पे भी जिसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा आए। पार्क एक बहुत ऐसी चीज होती है जो सबको अपने एरिया में लगता है कि सुबह सवेरे सैर करने जाना है या कभी इकट्ठा होकर के बैठना है, तो उन पार्कों की ब्यूटिफिकेशन काफी बड़ा एक इशू रहता है। तो आप चाहे डब्ल्यू ब्लॉक का पार्क देख लीजिए विद सम पब्लिक पार्क, चाहे आप किसी भी कॉलोनी के अंदर का सी ब्लॉक का पार्क है, मतलब मैं टू मेंशन सम, एक कोशिश रहती है कि सुंदरता जो है वो साथ साथ क्लीनलीनेस के रहे, और क्योंकि क्लीनलीनेस से स्वास्थ्य है और सुंदरता से भी आपका मेंटल स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहता है। एक कोशिश करके अपने यहाँ पर जो एक कम्युनिटी सेंटर बना है उसमें सीनियर सिटीजन का, हमारे यहाँ इस एरिया में कोई सेंटर नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो बैठ सके, उनके लिए एक सेंटर डिवेलप करने की कोशिश कर रही हूँ। उसी में एक कोशिश है कि जो अंडर प्रिविलेज्ड विमेन हैं या बच्चे हैं, बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी और अंडर प्रिविलेज्ड विमेन के लिए एक सेंटर खोला जाए जहाँ वो अपने आप को स्किल कर सके। ऐसा मेरा जो प्रपोजल है वो सब गया हुआ है 40 कम्युनिटी सेंटर। शिखा जी, सुषमा स्वराज जी से आपकी काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप थी, एंड अब उनकी बेटी बांसुरी स्वराज जी भी नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी की कैंडिडेट है। आप उनकी व्यक्ति के बारे में कितनी कॉन्फिडेंट है? अमित जी, पहले तो आपने सुषमा जी का जिक्र किया, तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे उनका जो है बहुत साथ मिला, जिसमें पॉलिटिकल समझ भी, जीवन जीने की भी समझ बहुत उनसे मिली। और मैं ये मानती हूँ कि हम सौभाग्यशाली हैं नई दिल्ली लोकसभा के सभी रेजिडेंट कि जिनको उनकी बेटी बांसुरी स्वराज जी एक उम्मीदवार प्रत्याशी के रूप में मिली है। जितना मैं बांसुरी जी को जानती हूँ, वो जिस काम को भी जिम्मा लेती है, फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज वेरी हम्बल, बहुत उनके अंदर विनम्रता है, और जिस काम का जिम्मा देती है उसको पूरा कर, डेडिकेशन के साथ, लगन के साथ। जीवन की बहुत सारी विधाओं को उन्होंने सीखा भी है खुद से, मतलब बहुत सारी कलाओं में परिपूर्ण है। एंड फॉरमोस्ट आप ये देखिए कि जिन सुषमा स्वराज जी को हम लोग दूर से जो उनको देखते होंगे, जानते हैं, वो उनसे इतना इंस्पायर्ड होते हैं, तो वो तो उनकी डॉटर, तो कितना कुछ उन्होंने, बांसुरी जी ने उनसे लर्न किया होगा। बट मैं ये और फर्दर कहूँगी कि बांसुरी जी का अपना जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अलग एक छाप छोड़ती है जो भी उनसे मिलता है। शी इज यंग, शी इज डायनामिक, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है एज अ लॉयर, चेंबर रन कर रही है, 17 साल से प्रैक्टिस कर रही है, बैरिस्टर है, एंड ऑक्सफोर्ड से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और उसके बावजूद उतनी ही भारतीय है।
भारतीय संस्कृति, भारतीय रीति रिवाज, भारतीयता और जो रिस्पेक्ट है बड़ों के लिए, जो स्नेह वो छोटों को देती हैं, वो एक बिल्कुल अलग ही तरह का आप उनको उनमें रूप पाएंगे। नॉर्मली पॉलिटिशियंस से उम्मीद की जाती है कि एक फेक जीवन का वो एक अलग प्रोमिसेस हो, ऐसा नहीं है। शी इज वेरी डाउन टू अर्थ और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि फ्यूचर में भारत की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो जो हमारे देश के लिए डिसीजन लिए जाएंगे, मुझे लगता है कि उनका रोल उसमें होने वाला है, वो इतनी सक्षम है। तो उस नाते इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी सभी हमारे जो वोटर्स रेजिडेंट्स हैं, उनको जो उम्मीदें उनसे हैं वो उनको बिल्कुल पूरा करेंगी और बहुत अच्छे से हमारी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी आगे डेवलप करेगी। शिखर जी, कंसेंसस है, एग्जिट पोल्स भी ये बोल रहे हैं, लोगों का भी मानना है कि बीजेपी और एनडीए दोबारा पावर में आएंगे। सो इफ बीजेपी और एनडीए दोबारा पावर में आती है तो इंडिया के सिटीजन्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और स्पेशली दिल्ली के लिए क्या बदलाव आ सकता है? अमित जी, मुझे लगता है कि इंडिया के सिटीजन्स की जो एक्सपेक्टेशंस रही मोदी जी से, बिकॉज 2 टर्म्स ऑलरेडी हो चुकी, वो एक्सपेक्टेशन पूरी हुई है। और उनने सबसे बड़ी बात मैं ये मानती हूँ कि आज एज एन इंडियन जब आप दुनिया के उसमें जाते हैं ना, किसी भी तरफ, तो आपको जो इंडियननेस का जो एहसास हो रहा है कि हाँ, यू आर एन इंडियन, यू आर टेकन एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन इन द वर्ल्ड, जो वो एक फीलिंग हो रही है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा तो पहले इंडियंस वो एक्सपेक्ट करेंगे मोदी जी से कि वो कायम रहे और आगे बढ़े। देन सेकेंड इज ऑफ कोर्स जो सेल्फ रिलायंट होने की बात है कि अपने देश में ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और मैक्सिमम हमारा ब्रेन जो ट्रेड हो रहा है वो ना हो, और थ्रू टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट जो आज कही जाती है ना यूएसए में और ये वो, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑन फिगर, तो 68-70% वो इंडियन ब्रेन ही है जिसने वहाँ टेक्नोलॉजी एडवांस की है। तो वो ही सब कुछ इंडिया में हो, इंडिया ग्रो करे, इंडिया डेवलप करे, डेवलपिंग कंट्री में ना रहे, डेवलप्ड कंट्री बन जाए, ये एक्सपेक्टेशन जरूर मोदी जी से देश के सिटीजन को रहेंगी और मुझे लगता है कि वो एक्सपेक्टेशन पूरी भी होंगी। एज फार एज दिल्ली इज कंसर्न, बिल्कुल आपने ठीक कहा, दिल्ली का एक बड़ा ही मैं कहूँगी विचित्र सा स्टेटस हो गया है। यहाँ 3 तरह की बॉडीज चलती हैं, एनसीडी है, स्टेट हो गई, फिर सेंटर हो गई, बट बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया इसकी एक स्पेसिफिक और अलग विशेष डिमांड्स भी जरूर हैं। और आज की फेज में जब दिल्ली बिल्कुल डेवलपमेंट के तो मोड से हट गई है टोटली, बल्कि डिटेरियोरेशन की तरफ बढ़ रही है, पॉल्यूशन यहाँ बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ बढ़ रही है, तो मैं समझती हूँ कि दिल्ली के लिए स्पेशली उनको टेकअप करना पड़ेगा फॉर दिल्ली, जो कि उन्होंने पास्ट में जो सेंट्रल की तरफ से हो सकता था उन्होंने किया है। बिकॉज अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात देखें तो दिल्ली को डिकंजेस्ट करने के लिए जितना यहाँ क्रिएशन हुआ है शायद ही किसी और स्टेट में हुआ होगा, तो वो डेफिनेटली दिल्ली के लिए अलग मोड पे रह करके उनको कैपिटल सिटी होने के कारण जरूर अलग से कुछ ना कुछ वो दिल्ली के लिए करे। दिल्ली में काफ़ी सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं और इन कॉलोनीज में रहने वालों की सैनिटेशन, रोड्स, वाटर सप्लाई जैसे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और जो आसानी से आज तक हुई नहीं है सॉल्व, तो इनको सॉल्व करने का क्या सोल्यूशन हो सकता है? देखिए विजय, ऐसा है कि सबसे पहला जो इनको मिलना चाहिए रिलीफ वो है रेगुलराइजेशन का। वो रेगुलराइज होंगी तो जितनी बेसिक एमिनिटीज किसी दूसरे एरिया को मिलती हैं उतनी ही उनको मिलेंगी। हालांकि अभी भी उनका राइट है उन एमिनिटीज के ऊपर। और मैं बहुत धन्यवाद याद करना चाहूंगी हमारी अर्बन मिनिस्ट्री में डॉक्टर हरदीप पुरी जी का, जिन्होंने बहुत अपने पिछले इस टर्म में कोशिश करके एक पूरा फॉर्मूला बना करके इनकी रेगुलराइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ाया। अब उसमें उसके बाद दिल्ली सरकार को एमसीडी का रोल आता है। वो दोनों एजेंसीज भी उनके अपने अपने रोल हैं इनकी रेगुलराइजेशन के लिए, वो पूरे करते हैं तो उसके बाद जो है इनको अर्बन मिनिस्ट्री रेगुलराइजेशन देती है। ऐसी कुछ जो 5-6 कॉलोनीज हैं उनको तो अभी आप देखिएगा नियर वेरी नियर फ्यूचर
क्योंकि हमारे यहाँ पर खिड़की एक्सटेंशन इस विधानसभा में रहती है तो वो होने वाली है। पर जहाँ तक बेसिक एमिनिटीज का सवाल है, बड़ा क्लियर कट ये कहा गया है कि अनऑथराइज्ड में भी सैनिटेशन जो है वो काम है दिल्ली का देना करना, और उसको क्योंकि बेसिक बस रही है कॉलोनीज, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू जरूरत हो गई, दिल्ली में जगह कम है तो वो बसती गई। पर उसमें अब कमी अगर आती है तो दिल्ली सरकार की तरफ से आती है कि वो वहां पर ना तो पानी की सप्लाई आज तक देते आए, दे चुके आए। आपको पता है इतने प्रोमिस किए थे उन्होंने, सबसे पहले यही कहते थे कि हम इनमें पानी जो है वो घर तक नल से पहुंचाएंगे, लेकिन आज भी अगर आप देखो उन्हीं कॉलोनीज में टैंकर माफिया जो है वो पूरी तरह से हावी है, वही पैसे दे करके उनको पानी खरीदना पड़ता है। क्या बात करेंगे ये कि हम पानी हाफ और बिजली हाफ और पानी माफ की बात करते थे, वहाँ पानी माफ की बात, पानी जाता ही नहीं है। सो बेसिकली जो बेसिक कम्युनिटी है, अदर देन की उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप हो, वो होगा रेगुलराइजेशन के बाद, लेकिन जो बेसिक एमिनिटीज है वो तो उनको प्रोवाइडेड होती चाहिए। तो जल बोर्ड ने उसके लिए कोई काम जो है उन कॉलोनीज के लिए नहीं किया। एचसीडी जो है कुछ हद तक सैनिटेशन का काम अच्छे से वहां करती है। आज तो दिल्ली की हालत ये हो गई है कि ऑथराइज भी जो एरिया है, जो लोग जिन्होंने जो इतने महंगे महंगे मकान लेते हैं साउथ दिल्ली के पूरे एरिया की, ग्रेटर नोएडा की बात अगर मैं आपसे कर लूँ तो आज की डेट में तो ये आदत हो गई है कि जो मुख्यमंत्री जी ने, अब तो क्या वो मुख्यमंत्री भी पता नहीं जेल में बैठे हैं, तो मुझे कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री भी है कि नहीं, पर केजरीवाल जी ने ये प्रॉमिस 2013 में फर्स्ट टाइम जब वो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव में आए थे तब यही कहा था कि आज तक कांग्रेस जो है वो पानी नहीं घर तक पहुंचा सकी, हर घर तक मैं पानी पहुंचाऊंगा नल से, हर घर तक 24 घंटे पानी आएगा। लेकिन आज हालत ये है कि ग्रेटर क्लास जैसे इलाके में भी बहुत इलाके हैं, ऑथराइज इलाके हैं, आज वे ट्यूबवेल के बोर का पानी पीने को मशहूर है सारी एरिया, और जब ट्यूबवेल चलता है तो 1 घंटा पानी जो है मिक्स होकर फिर जल बोर्ड का कुछ पानी आ जाता है, बाकी ट्यूबवेल चलता है और फिर पानी आता है, वो भी 1-1.5 घंटा 24 घंटा की। तो अनऑथराइज तो मतलब ये कॉलोनीज भी अनऑथराइज जैसी बदतर हालत इनकी हो गई है। और हर बार 2013 में, 2015 में, 2020 में एक ही बात कहते आए हैं कि हम पानी जो है 24 घंटे देंगे, यानी 3 टर्म्स आपकी हो चुकी, लेकिन उन 3 टर्म्स में आपकी प्रॉमिस वही का वही रहा। इवन हर बार इसी इलेक्शन में तीनों में ये कहते थे यमुना जी साफ कर देंगे, यानी मतलब एक चीज को आप एक बार कहते हो तो अगली बार उसको पूरा करके उसका हिसाब देते हो, लेकिन फिर अगली बार मेरी प्रॉमिस और फिर तीसरी बार। आपको याद होगा जब कांग्रेस चुनाव लड़ती थी तब हम क्या कहते थे कि कांग्रेस हर साल जब 5 साल खत्म होने को आते थे, इलेक्शन होने को होता था, तो अनऑथराइज कॉलोनी वालों को इकट्ठा करते थे रामलीला मैदान में, फिर उनको एक लॉलीपॉप बांटते थे, कभी सर्टिफिकेट के रूप में, कभी उनको किसी प्रॉमिस के रूप में, फिर उनसे वोट ले लेते थे, सरकार बना देते थे, फिर 5 साल उनको भूल जाते थे। 15 दाम 3 बार उनकी सरकार रही और 3 बार उन्होंने उसी तरह से वही प्रॉमिस किया अनऑथराइज कॉलोनीज का। सेम केजरीवाल जी ने तीनों बार सेम प्रॉमिसेस किए, पानी 24 घंटे घर तक पहुंचा दूंगा, यमुना जी को साफ कर दूंगा, दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, ये हर दौर के तीनों बार मैनिफेस्टो उठा लीजिए, सेम चीजें। तो जो व्यक्ति 1 टर्म में 2 टर्म में उन चीजों को पूरा नहीं कर पाते, उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। और आप देखिए, अब मैं जरूर जिक्र करूंगी यहाँ पर मोदी जी का, कि मोदी जी ने 2014 में जो प्रॉमिस किए वो 19 तक पूरे किए, 19 के जो नए प्रॉमिस किए वो आज 24 में पूरे किए हुए हैं। आज जब वो जनता के बीच में जा रहे हैं तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जा रहे हैं, अपनी पिछले किए हुए बातों को प्रॉमिसेस के रूप में जो उन्होंने किए थे और जिन्होंने पूरा किया उसको लेकर के जा रहे हैं। लोगों को ये कह रहे हैं कि जो मैंने कहा था वो करके दिखाया तो मुझे वोट दीजिए। इसी पे वो कह रहे हैं कि मुझे अपना भी वोट इस पे दीजिए कि क्या उन्होंने वो करके दिखाया, और अगले जो वायदे वो कर रहे हैं, जो देश को नई प्रगति की राह पर ले जाने की वो बात कर रहे हैं, तो आज इसीलिए लोग मोदी जी के लिए हैं, क्योंकि उन लोग वो देख चुके हैं कि जो उन्होंने कहा था वो किया, जो गारंटी दी थी वो पूरी की, इसीलिए उनकी नई गारंटीज पर लोग विश्वास करते हैं। शिखा जी, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार शराब नीति या लिकर पॉलिसी केस, दिल्ली जल बोर्ड करप्शन केस जैसे करप्शन स्कैंडल्स में फंसी हुई, ऐसी एलिगेशन या आरोप है कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने नए घर पे 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च भी किए हैं। आपके सीनियर लीडर और दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिसोदिया जी जेल में,
एक्स मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी रशियन के केसेस में काफ़ी टाइम से जुडिशियल कस्टडी में है। दोनों की बेल्स भी रिजेक्ट हो चुकी हैं और अब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी भी अरेस्ट हो चुके हैं और कोर्ट्स ने उनके केस में भी अभी के लिए तो इंटरफेयर करने से मना कर दिया है। अब आप ये बड़ी डिफिकल्ट सी सिचुएशन है दिल्ली की सिटीजन के लिए कि चीफ मिनिस्टर, डेप्टी चीफ मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर्स जेल में हैं और तब भी चीफ मिनिस्टर साहब रिजाइन नहीं कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम चल रही है। तो ये आप इन सबको कैसे देखते हैं? देखिए, आयरनी ऑफ द सिचुएशन देखिए, 2013 में जब पहली बार केजरीवाल जी ने 2012 में पार्टी बनाई, उस समय देश में कौन से स्कैम्स थे? 2G, 3G, CWG, कांग्रेस के किए हुए सारे स्कैम देश के सामने थे और खूब उनके खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आवाज उठाई थी और इसीलिए कोर्ट के केसेस भी उनके खिलाफ बने। और उसी समय यही केजरीवाल मंचों से अन्ना जी के आंदोलन के कंधे के सहारे चढ़ करके उन्हीं की स्टेजों पे ये सभी घोटालों की बात करते थे और लोकपाल की बात करते थे। और आज देखिए, मात्र कितने सालों में, 2013 से 2024, और आज कौन कौन से घोटाले हमारे में देश भर में सुनने को मिलते हैं। दिल्ली का शराब घोटाला, दिल्ली का जल बोर्ड घोटाला, दिल्ली में शीश महल का घोटाला, यानी इतने से शॉर्ट स्पेन में ही एक पार्टी कहां से कहां आकर के पहुंच गई है। और शराब घोटाला यानी शायद ही कभी किसी मुझे लगता है कि स्टेट में या किसी उसमें ऐसा सुनने को मिला हो कि एक लिकर के केस में पैसा कमाने के लिए, चूंकि आपकी इच्छा बड़ी जल्दी 5 सालों में जाग देगी, हमें और स्टेट्स में जाकर के चुनाव लड़ने हैं, गोवा में जाना है, पंजाब में बढ़ना है, पैसा चाहिए ना चुनाव लड़ने के लिए, तो कमाई कहाँ से करते? क्योंकि सरकार आपके पास यहाँ दिल्ली में थी, कोई लोग तो आपको देते नहीं थे। और उसमें क्या किया फिर? ये लिकर स्कैम भी करके आए। यानी एक पॉलिसी ऐसी बनाई जो टोटल लिकर बैलेंस के लिए थी। ना तो सरकार को उसका फायदा था, ना दिल्ली के रेफरेंस को उसका फायदा था, बल्कि दिल्ली का युवा तो उसमें बर्बाद हुआ उस समय में, जब एक के साथ एक फ्री बांटे की पॉलिसी भी उसमें आई। तो कभी नहीं सुना था हमने भाई एक के साथ एक बॉटल दूध की फ्री मिल रही होती, एक के साथ एक पानी की बोतल की फ्री कोई योजना लाए होते, तो हम समझते कोविड का वो टाइम था, चलो किसी को कुछ फायदा होता। लेकिन उस समय में कोविड में कुछ और खुला नहीं खुला, ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पतालों में मिले नहीं मिले, लेकिन शराब की दुकानें सबसे पहले खुली, क्योंकि इनके लिए लिकर बैलेंस के लिए पॉलिसी बना चुके थे। प्रॉफिट आप देखिए, मार्जिन 4 से 12% पहुंचा है। उस बैंक किसको नुकसान, किसको हो रहा? सरकार का एक्सचेकर कम हुआ और लोगों का नुकसान क्या हुआ? केवल शराब की दुकानें खुल रही थी उस समय। अगर आप वो समय याद करें, कोविड के समय का, उसकी दुकानों के आगे भीड़ लगी रहती थी और बाकी सब कुछ बंद था इनकी तरफ से। तो ये घोटाला, फिर जल बोर्ड का घोटाला, यानी बिना टेंडर के आप मीटर्स के लिए कंपनियों को ठेके पे ठेका दे रहे जा रहे हो और उसको पेमेंट करते जा रहे हो बिना टेंडर के प्रोसेस के लिए। वो घोटाला अभी पूरा सामने आने वाला है, जो ऑलरेडी सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है। और उसके बाद आप देखिए कि एक व्यक्ति, यानी वो रील्स सब लोग देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जहां उन्होंने कहा मैं राजनीति में नहीं आऊं। What about your own political ambitions? Some people are suggesting now that Arvind Kejriwal has political ambitions. Arvind Kejriwal is from Hisar. What is happening in Hisar is a indirect manifestation of Arvind Kejriwal's own political ambitions, which are coming to the surface now. Arnab, I have made it very clear, and I am again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life, and I don't want to hold any post in my life. मेरा मकसद इधर मुझे आना ही नहीं है राजनीति में, मुझे तो समाज सेवा करनी है। मैं तो अंदाज जी के आंदोलन पे लोकपाल के लिए हूँ यहाँ पे। यानी एक ही साल में ठीक के राजनीति में भी आए, पार्टी भी बनाए, उसकी मुखिया भी बन गए, सरकार में आप आ गए, मुख्यमंत्री बन गए, और फिर क्या हुआ? सबसे पहले बत्ती वाली कार, साथ में पूरा सिक्योरिटी का सिस्टम। जब शीला जी ने अपना वो आवास इधर बनाया था और उसमें एसी लग गए थे 8 या 10, मुझे याद है, इन्होंने वही बता दिया था कि शीला जी को 19 का ऑडिट होना चाहिए। अब आपने क्या किया? 26 सरकारी फ्लैट आपने अपने आवास में जोड़ने के लिए उसको ध्वस्त किया, उनकी जगह उतने 52 करोड़ के फ्लैट और लिए गए, और फिर अपने शीश महल को सजाने के लिए 40-40 लाख के पर्दे, 10-10 लाख के कमोड,
ये कौन सा लोकतंत्र में कौन सा ऐसा सिस्टम होता, हमने तो नहीं सुना कभी कि किसी मुख्यमंत्री ने अपने घर को सजाने के लिए, बनाने के लिए, यानी आपको पूरा हाथ पाट, वो हमने सुना शायद उसका जो पैटर्न है वो भी अमेरिका की प्रेसिडेंट का जैसा घर है ना, ऐसा उसका कुछ वो बनाया गया सिस्टम, स्विमिंग पूल भी चाहिए। अरे भाई, आपको काम करना है, लोगों को 24 घंटे तो मुख्यमंत्री को मुझे लगता है टाइम नहीं बचता हुआ घर जाने का, और आपको अपना ये शीश महल बनाना है। यानी कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा पलटवार। कहने तो मेरा भाव यही है अमित जी कि ये पार्टी जो अपने अस्तित्व में आई है ना, किसी आइडियोलॉजी पे नहीं आई, किसी संघर्ष के साथ नहीं आई। केवल उनको दिखा अन्ना जी का आंदोलन चल रहा था, वो एक जुनून था, उसमें तो समझे पार्टी से भी किया, हमने नहीं किया, दिल्ली के और लोगों ने भी किया। खूब हम लोगों ने रामलीला मैदान में जो है बड़े रातें गुजारी, क्योंकि सब लोग अन्ना जी के उस आंदोलन में कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ थे। लेकिन आपने उस आंदोलन का फायदा उठाकर क्या अन्ना जी को तो करा पीछे और बना ली एक पार्टी, उसी आंदोलन के सहारे पार्टी बना ली। लेकिन आइडियोलॉजी तो कोई थी नहीं उस समय, केवल एक लोकपाल को लेकर के अन्ना जी चले हुए थे। बाकी सब क्या, आपका कोई आपका जो है आपके पास नेता नहीं, कोई आपके पास कार्यकर्ता नहीं, कोई आपका जो है लंबा संघर्ष नहीं किसी चीज के लिए। आप देखिए, हमारी पार्टी लगातार संघर्षों के बाद इस पार्टी का यहाँ तक विकास हुआ है, और जितने आज हमारे नेता है ना, सबने एक बहुत लंबा संघर्ष का जीवन जिया है, अपने अपने राज्यों में अपने अपनी सरकारों के भ्रष्टाचार के खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ, तब जाकर के पार्टी आई। और जो आइडियोलॉजी हमारी शुरू में, हमारी फॉर्मेशन के समय में भी थी, आज भी हम उसी आइडियोलॉजी में काम कर रहे हैं। धारा 370 का हटाना, राम मंदिर का लेकर के आना, ये हमारे को आज के 2019 के मुद्दे नहीं है, जब से हमारी पार्टी बनी तब से है। और हमने जो हमारे मुद्दों को लेकर के हम चले थे उनको पूरा किया और उन पर अड़िग रहे। इनकी तरह नहीं कहा कुछ राजनीति में नहीं रहूंगा, बत्ती नहीं लूंगा, चीज अपना घर नहीं सरकारी लूंगा, और ठीक आते ही उसके ऊपर उल्टा। और इतनी जल्दी भ्रष्टाचार पे लिप्त हो गए कि कांग्रेस को भी इन्होंने धो दिया, पीछे छोड़ दिया। कांग्रेस को भी कोई याद नहीं करता उतना भ्रष्टाचार नहीं जितना इन लोगों की भ्रष्टाचार आ गया है। इनकी तो मैं अगर ये बात करूं कि ये तो वो लोग हैं, अगर सब ध्यान करें कि इन्होंने बच्चों के सर पर हाथ रख करके ये कस्में खाई थी कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मैं किसी के साथ कभी जो है किसी कोलिशन में नहीं आऊंगा। और ठीक इसके उस पे आज जब कन्वीनियंस की राजनीति करने का इनको शौक चढ़ा है, तो ये उसी कांग्रेस के साथ जिसके खिलाफ ये बोलते रहे हैं 2G स्कैम, और फाइलें ऐसी लाइन ला करके दिखाते थे कि शीला जी को आते ही शीला जी को जेल के अंदर डालूंगा, इतना बड़ा घोटाला TWG के अंदर हो रखा है। तो ये वही लोग हैं आज उनके साथ मिलकर के इकट्ठे लड़ने की बातें कर रहे हैं चुनाव, और सीट बंटवारा हो रहा है। और की और देखिए, ये वही केजरीवाल है जो परिवारवाद के खिलाफ ऊंचे ऊंचे नारे लगाते थे कि फलां पार्टी में, बहुजन समाज में, लालू जी के यहाँ, इधर जी के यहाँ, राहुल जी के यहाँ, राजीव जी के यहाँ सब परिवारवाद चलता है। आज क्या हो रहा है मैं पूछना चाहती हूँ, जब भ्रष्टाचार के मामले में जेल में अंदर चले गए हैं, पहले तो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। इतना क्या कुर्सी का मोह है कि आप कोई आंदोलन करके अंदर नहीं गए हैं, आपको भ्रष्टाचार के केस में जेल के अंदर डाला गया है, तो मुख्यमंत्री पद क्यों नहीं छोड़ते थे? क्या आपकी पार्टी में इसका मतलब है कि नेतृत्व कमी है, या आप भी उसी परिवारवाद का हिस्सा बनने जा रहे हो जिसके खिलाफ आप बात करते थे कि आज आप सुनीता जी को अपनी कुर्सी पे बैठा करके आप जेल में हो और वो आपकी कुर्सी पर बैठी है? क्या बैठना चाहिए उनको सरकारी CM की कुर्सी पर? वो बैठती है, पीछे फोटो पे लगाती है। अम्बेडकर जी, भगत जी और पृथ्वीराज जी, यानी उन दो महान हस्तियों के साथ आप कंपेयर करते हो केजरीवाल जी को, जो किस नाते जेल के अंदर गए भ्रष्टाचार के केस पे। और मुही आप CM की पत्नी वहां बैठी है। क्या आम आदमी पार्टी में कोई और नेता नहीं है सेकंड इन कमांड कि जो वहां बैठ करके आपकी तरफ से कोई बात अपनी पार्टी को कहते या जनता को कहते? लेकिन वहां कौन बैठ रहा है? सुनीता जी। और क्या चाहते थे ये? शायद मुझे लगता है इनकी पार्टी के भी ध्वज चल गया कि मुख्यमंत्री किसको बनाए, वो तो शायद सुनीता जी को बनाना चाहते थे। लेकिन और बहुत से नेता होंगे जो इस बात के लिए उनको एतराज होगा, इसीलिए आज तक मुख्यमंत्री के पद की घोषणा नहीं हुई। और मैं आपको ध्यान दे रहा हूँ अमित जी, अभी पीछे मेयर का चुनाव होना था, कर गया। क्यों? क्योंकि CM के साइन होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करने के लिए,
और वो जो भी सीए कोई थे नहीं वहाँ, चीफ सेक्रेटरी ने सीधा एजी को फाइल दे दी, जो प्रोसीजर के बाद भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्ट नहीं हो पाया और इलेक्शन तक। ऐसी बहुत सारी जो है प्रोसीजर्स और लीगल चीजें हैं जो सीएन के कारण ही होती है, जमती है। और ये कह रहे हैं हम जीएसडी सरकार चलाएंगे, और दिल्ली की जनता भुगत रही है इसीलिए, क्योंकि सीएन ने किसी को घोषित नहीं किया हुआ। तो जो व्यक्ति परिवारवाद के खिलाफ बात करता था और 11 सालों में उसको ऐसा क्या मोह पड़ गया कुर्सी का कि सीएन आप पद नहीं छोड़ सकते, आप किसी को अपॉइंट भी करने देना चाहते। और देखिए आज एनसीडी की स्थिति क्या बनी हुई है। एनसीडी में आम आदमी पार्टी आ गई, सबने महसूस किया कि ऊपर भी आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, नीचे भी एनसीडी इनको दे दो। जो रोज रोज का कहीं ये झगड़ा डालते थे, जब बीजेपी की सरकार थी एनसीडी में, तो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली सरकार पैसा नहीं देती थी, शायद इससे ये लोगों ने उनको वोट कर दिया। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि दिल्ली में भी इनकी सरकार होते हुए और एनसीडी में भी इनकी सरकार होते हुए आज ना तो कर्मचारियों को उनका तनख्वाह मिल पा रही और स्कूल में बच्चों को उनकी बैग और बुक्स नहीं मिल पा रही। इसके लिए कोर्ट ने डांटा फटकारा है एनसीडी के अधिकारियों को कि आप ने जो है वो क्यों नहीं उनको प्रोवाइड करा पाए। कमिश्नर ने ये कोर्ट में कहा कि चूंकि स्टैंडिंग कमेटी नहीं फॉर्म हुई, 1.5 साल हो गया एनसीडी को बने हुए, लेकिन इनकी अपनी ईगो, इनके अपने पॉलिटिकल एजेंडा के कारण आज एनसीडी ने स्टैंडिंग कमेटी नहीं फॉर्म हो पाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी होती है। जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाते हैं उस कमेटी में होते हैं, लेकिन क्योंकि वो फॉर्म नहीं हुए इसलिए वो डिसीजन भी नहीं लिए थे। हालांकि कोर्ट ने अधिकारियों को ये कहा कि अगर और चीजें आप अपनी अप्रूव करवा सकते थे, मेयर ने अपनी पावर सारी अपने पास ले ली। हाउस से मेयर ने स्टैंडिंग कमेटी की पावर्स मेयर को दिलवा दी गई। तो अगर बाकी चीजें आप पैसे खर्च करके पूरी कर सकते थे तो स्कूल के बच्चों को किताबें, बैग्स और जो भी स्कूल की और चीजें थी प्रोवाइड करनी, वो क्यों नहीं की गई? कारण इसलिए क्योंकि उनका ध्यान इस बात पे कतई नहीं है कि जिस काम के लिए दिल्ली की जनता ने उनको सीट पे बिठाया है, चाहे वो दिल्ली सरकार की थी, चाहे वो अब एनसीडी में है, वो उसके लिए आए हैं, उनको वो चीजें पूरी करनी है। उनका ध्यान इस बात पर नहीं है, उनका ध्यान केवल इस बात पे रहता है कि अब यहाँ जाकर के सरकार कैसे बनाए, अब यहाँ जाकर के मुंह दिखाते हैं, चाहे गुजरात हो, चाहे गोवा हो, चाहे यूपी हो, जमानतें जब्त होती हैं, लेकिन इतने एम्बिशियस हो गए हैं सिर्फ उसी के लिए। ना तो आज वार्ड कमेटी मीटिंग्स होती है, क्यों? क्योंकि वार्ड कमेटीज ही नहीं बनाई। वार्ड कमेटीज ऐसी होती है, जोन की कमेटीज एमसीडी में, जहां पर सभी पार्षद मिलकर के बैठते हैं अपने डीसी के साथ, जो उस जोन में अपने अपने एरिया की बात होती है उस कमेटी में रखी जाती है। वही निर्धारित होता है कौन से एजेंडे ऊपर जाएंगे, जिसके लिए बजट अप्रूव होना होता है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कोई पार्षद अपनी बात नहीं कहीं कह पाता। हाउस एक दिन नहीं चला पाई मेरी ये, कहाँ कोई पार्षद अपनी बात कही और कहाँ डेवलपमेंट का काम हो। सब कुछ रुका पड़ा है इस 1.5 सालों में इनके चलते हुए, जब से ये एनसीडी में आए। तो मैं ये जानना चाहती, पूछना चाहती हूँ बल्कि कि मुख्यमंत्री जी आप यही कहते थे कि भैया हमने नीचे बीजेपी को बैठा रखा है, ऊपर हमें दे दो, हम पूरा जो पैसा है एनसीडी को दे देंगे। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बार बार कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है किसी भी ऐसे इशू पे जहाँ पहले कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह देने के लिए कोर्ट ने इंटरवीन किया, तब रिलीज किया थोड़ा सा पैसा, अब स्कूल की बैग बुक्स और उसकी बात आ रही है। और मैं याद कराना चाहूंगी आपको कोविड का वो टाइम, ये जिस रोल मॉडल को लेकर के अपने दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं ना, कि हमने मोहल्ला क्लिनिक्स दिए। पहली बात, मोहल्ला क्लिनिक्स देने की आपको आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों? क्योंकि आपकी जो हॉस्पिटल्स हैं, आपकी जो भी प्राइमरी टर्शरी केयर है, वो सफिशिएंट नहीं है ना, इसलिए आपने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक लेके आएंगे। सड़कों के ऊपर वो फोटा केबिन खड़े करके आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाए। क्या उसके ऊपर पैसा खर्च नहीं होता जनता का? जनता का ही टैक्स पेड मनी उसके ऊपर खर्च हो रही थी। किस लिए? क्या कहा गया था? उसमें क्या होगा? उसमें डॉक्टर होगा, उसमें लैब टेस्टिंग होगी और फिर उसमें दवाइयां मिलेगी। कोविड का वो समय याद होगा सबको, तारे पड़े रहते थे उनमें। हमारे यहाँ ग्रेटर कैलाश में 3 जगह फोन रखे हैं, सभी जगह उन लोग जाते थे, शायद छोटी मोटी दवाई किसी को मिल जाए, ताले पड़े हुए होते थे उनके ऊपर। कोई डॉक्टर कभी अवेलेबल होता ही नहीं, उनके लिए डॉक्टर की कोई प्रोविजन ही नहीं है। अभी कौन है स्कैम आया मोहल्ला क्लिनिक पे, 1 नंबर पे 99999999 कुछ ऐसा एक नंबर है, जिसके ऊपर लगातार 500 जो है वो टेस्ट किए, 1 नंबर से आपने वो टेस्ट किए गए और उनकी पेमेंट हो गई। टेस्ट कहाँ है, किसके है, कोई नहीं जानता।
ऐसे अनेकों स्कैम्स हैं। सिर्फ एक मैंने कहा कि सिर्फ लिकर स्कैम नहीं, सिर्फ जल बोर्ड नहीं, हर एस्पेक्ट पे, स्कूल के कमरे बनाने पे, जिनको ये रोल मॉडल बताते हैं कि हमने स्कूलों को ये कर दिया, स्कूलों के सिर्फ कमरे बने हैं कई पर, स्कूलों में कोई टीचर्स अपॉइंट नहीं हुए, नए प्रिंसिपल्स अपॉइंट नहीं हुए, बहुत सारे स्कूल अनअटेंडेड अभी भी है, विदाउट प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप एजुकेशन के मॉडल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो क्या मॉडल होता है? जहाँ सारे सब्जेक्ट बच्चों को अवेलेबल हो, जहाँ उन सब्जेक्ट के टीचर्स अवेलेबल हो, जहाँ स्कूल की प्रिंसिपल हो। आपने हर स्कूल में नए कमरे बना कर, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा स्कैम था। 8 लाख का कमरा 25 लाख में आपने बनाया, वो बना करके आपने कहा हम एजुकेशन का जो मॉडल है दुनिया भर में निकाल रहे हैं। आप स्कूलों में चले जाइए, उनकी पास परसेंटेज क्या है बच्चों की, और उन बच्चों को आगे एडमिशन कितनी मिलती है, क्योंकि स्कूलों में पढ़ाई तो होती नहीं। और क्या स्कूलों में सफिशिएंट प्रिंसिपल्स है? नहीं है। आज भी बहुत सारे स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, टीचर्स तो अवेलेबल है ही नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट्स के। तो कौन सा रोल मॉडल आपने एजुकेशन का और कौन सा रोल मॉडल आपने मोहल्ला क्लिनिक का दिया है? सिर्फ और सिर्फ लोगों की गाड़ी खून कमाई की पैसे को इन्होंने बर्बाद किया मोहल्ला क्लिनिक्स पे। शिखर जी, आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि ये जो केसेस अरविंद केजरीवाल जी पे और मनीष जी पे करे गए हैं इनकी द्वारा, ये गलत केसेस, और इनकी इन्वेस्टिगेशन जो करी जा रही है ये सब एक नाटक है या ड्रामा है। हाउ डू यू रिएक्ट टू दीस थिंग्स? देखिए, पहले तो मैं आपको ध्यान कराऊं कि ये जो आम आदमी पार्टी के जितने भी सो कॉल्ड नेता हैं, ये एक ऐसी मानसिकता के लोग हैं, पहले जो इंडियन नेशनल है, जो संविधान नहीं मानते, जो हमारा जस्टिस सिस्टम है उसको नहीं मानते, शरेआम जो है उनको ये कुछ भी कह सकते हैं उनके लिए। पर ये भी याद करा दूं आपको कि जब ये कांग्रेस के खिलाफ 2012-13 में मंच से बोलते थे तब क्या कहते थे? मैंने आपको ध्यान दिलाया कि वो ऐसी कागज ला के कहते थे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं शीला दीक्षित के खिलाफ, जिस दिन सत्ता में आएंगे सबसे पहले शीला जी को जेल के अंदर करेंगी। तब यही कहते थे कि क्यों सीबीआई, क्यों ईडी सोनिया जी को अंदर नहीं करती जब उनके खिलाफ सबूत है, क्यों? और सारे यही लालू जी के खिलाफ यही बोलते थे कि जब उनके खिलाफ सबूत है तो उनको अंदर क्यों नहीं किया जाता। तो आज क्या कोई ईडी कोई तीसरी एजेंसी आ गई? वही तो है, सेम ईडी है, सेम सीबीआई में। एक स्कैम होता है, उसकी एक कंप्लेंट होती है, वो कंप्लेंट रेफर होती है टू सीबीआई। सीबीआई उस कंप्लेंट की जांच करने के बाद उसको ईडी में सौंपती है, ईडी उसकी जांच करती है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। जांच के बाद इनके डिप्टी सीएम को अरेस्ट करती है, वो भी अवॉइड कर रहे थे समझ, उनको अरेस्ट करती है, उनको जेल होती है, वो बेल के लिए अप्लाई करते हैं, बार बार अप्लाई करते हैं, उनको बेल रिजेक्ट होती है, वो कोर्ट करता है। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने केस बनाया, कौन? कोर्ट को तो मानते हैं ना, क्या अब न्याय प्रणाली भी इनके लिए एक ऐसा सिस्टम हो गई जो बायस्ड है। कोर्ट उसको बेल नहीं देती। तब उससे पहले याद करा दो कि केजरीवाल जी कहते थे अब हम बड़ी सिसोदिया के भी खिलाफ कोई केस बनता है, उसको अगर उसके खिलाफ केस प्रूव होते हैं तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि उसको अंदर कर दो। तो भैया, जब आपके खिलाफ भी केस बना, जब ईडी आपको बुलाती है, 9 बार सम्मान अवॉइड करते हो, फिर ईडी आपको इन दी एंड जब आप कोर्ट आपको कहता है पेश हो, आप पेश होते हो, ईडी आपको अरेस्ट करती है, तब आप कहना शुरू कर देते हो कि ये ईडी, ये एजेंसीज तो जो है वो अपना नाम जस्टिफाई नहीं कर रही। तब जस्टिफाई कर रही थी जब सोनिया गांधी को शीला दीक्षित को अंदर कराने की जी को अंदर करने की बात होती थी, तब जस्टिफाइड थी। आज जब आपके खिलाफ केस प्रूव होता है क्राइम ऑफ डिजाइन, तो हाई कोर्ट ने तो पूरे केस को ये कहा है कि ये जो जितने फैक्ट्स हमारे सामने रखे गए हैं दे प्रूव कि देयर इज अ स्कैम, इसीलिए अरेस्ट के अगेंस्ट उनको रिलीफ नहीं देता। अब वो कोर्ट में, अब देखिए ये पार्टी टोटल और टोटल इनके जो है ना सब ड्रामा किसी भी चीज को, इनका जो अरेस्ट भी है ऐसे उसको इवेंट बनाने की कोशिश करते हैं जैसे कि ये पता नहीं कौन सा आंदोलन करके अंदर गए हैं। ये भ्रष्टाचार करके गए हैं भैया। जनता सब समझती है, जितना इनका एक्सपोजर हुआ है सब लोगों को समझ में आता है कि क्यों ये अंदर है। तो ये जो इनका दोगला रूप, एकदम जो इनका डबल इनका जो चेहरा है ना, वो बिल्कुल एक्सपोजेबल, सबको समझ आती है, चाहे सौरभ भारद्वाज जी है, चाहे वो आदिशी जी है, चाहे वो संजय सिंह जी है,
चाहे मनीष सिसोदिया जी है, सत्येंद्र जैन जी है। देखिए एक चीज और आपको ध्यान कराऊं मैं, 11 साल इनकी पार्टी को लगभग बने हुए हैं। इनके जितने फाउंडर मेंबर्स थे उनमें से कौन इनके साथ है? सुन लीजिए, कुमार विश्वास जी अक्सर कभी अपनी कविता के माध्यम से, कभी लेक्चर्स के माध्यम से बताते हैं कि किस तरह से इन्होंने क्योंकि यूटर्न लिया अपनी और उस बात को, जो बातें ये कहकर के आए थे केजरीवाल, ईमानदार सरकार दूंगा, लोकपाल बनाऊंगा, भ्रष्टाचार भी जितने कांग्रेस के खिलाफ हैं उनको मुकदमे बनाऊंगा, ये भी नहीं बनाया। तो जब अपनी सारी बातों से पलटे, जब इनका वो असली चेहरा सामने, तो अन्ना जी ने कि केजरीवाल ने गलत किया। तो आप सोचिए कि क्यों आपके साथ के फाउंडर मेंबर्स भी अब आपके साथ नहीं, एक करके क्यों आपको छोड़ते जा रहे हैं? क्योंकि आप डिक्टेटर हो गए हैं। अपनी पार्टी में आपने खुद ही कन्वीनर है, आप खुद ही सीएम है, खुद ही सब डिसीजन लेंगे। कोई अगर आप सीएम हम होकर के अंदर चले गए, कोई और आपकी जगह ले नहीं सकता। तो क्या अंतर है आपने और बहुजन समाज पार्टी में और लालू जी की पार्टी में और सोनिया जी की पार्टी में? वही तो वंशवाद आप चला रहे हो। और इसके विपरीत आनी चाहिए। मैं ध्यान कराऊं, भारतीय जनता पार्टी का हमारे यहाँ बड़ा क्लियर एक जो है रूल है कि एक वन पार्टी वन पोस्ट। अगर नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं तो मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, जाते हैं। अमित अमित जी मंत्री होते हैं तो संगठन का कोई पोस्ट नहीं ले सकते। बड़ा बड़ा साफ स्पष्ट है। संगठन पार्टी एक चीज और सरकार दूसरी। हमेशा से ये हो रहा है। हम लोग जब मैं अपने दिल्ली प्रदेश में उपाध्यक्ष थी, जब मुझे लीडर ऑफ हाउस एनसीडी बनाया गया तो उपाध्यक्ष के पद से बरी किया गया। तो ये छोटे के लेवल से भी बड़े तब यही होता है। और इनका क्या है, एक ही व्यक्ति दिखता ही कुछ और हमें, सिवाय केजरीवाल की पार्टी खत्म। क्यों छोड़ के गए अभी मिनिस्टर आपके रिसेंटली? कितना कुछ वो कह रहे हैं। जैसे फाउंडर गए ऐसे अभी के भी सब धीरे धीरे छोड़ करके जाएंगे, क्योंकि वन मैन शो जो चल रहा है और वो शो जो है टोटल करप्शन में डूबा हुआ है। मैं आपको एक आध चीज और याद कराते। आपको याद होगा जितेंद्र तोमर इनके विधायक थे, इन्होंने कहा जब उनकी फर्जी डिग्री का केस आया, मैंने चेक की है, मैंने देखा है, मैंने अपने कैंडिडेट को पूरा जांच परख करके अपने कैंडिडेट दिए। क्या हुआ उसके बाद? फर्जी डिग्री साबित हुई ना उनकी। ये इनका जो स्टैंड रहता है ना, जैसे मनीष सिसोदिया जी के समय कहा भाई कुछ होगा उनका तो मैं सबसे पहले जो है वो बोलूंगा, उसको अंदर कर दो। वो अंदर हो गए, उनसे तो त्याग पत्र ले लिया, सत्येंद्र जैन जी से रिजाइन ले लिया। अब जब अपनी बारी आई तो अभी तक आपने रिजाइन नहीं दिया। क्यों? क्या कारण है इसके पीछे? कुर्सी का मोह है या ऐसा लगता है कि पार्टी में कोई और काबिज हो जाएगा? मैं आपको एक चीज और ध्यान दिलाना चाहूँ। जब मैंने कहा कि एंटी नेशनल है तो उसके पीछे कारण है, क्योंकि इनके पीछे वो ताकतें काम करती हैं जो देश को तोड़ना चाहती है। आपको ध्यान होगा कि जब देश की सेना, हमारे जो दुश्मन मुल्क है पाकिस्तान, जब वो देश पर हमला करता है उसके बाद वो घुसकर के उसके अंदर सैनिक हमारे जाते हैं, अपनी जान की बाजी लगा करके खेल कर ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उससे पूछते हैं कि हमारा तो प्रूफ दो। हमें क्या पता जो मोदी जी कह रहे हैं या हमारे डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं वो सही है। ये वो लोग हैं। और मैं ये भी ध्यान कराऊं कि वो लोग हैं जिनको पंजाब में राजनीति करने के लिए, सरकार बनाने के लिए टेररिस्ट की मदद लेनी पड़ी और इन्होंने ली। आपको ध्यान होगा पन्नू जो अभी जिन्होंने पूरा खुलासा किया है कि कैसे वो ग्रुप्स जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो फंडिंग करते हैं उन्होंने इनको पूरी फंडिंग की पंजाब में सरकार बनाने के लिए। तो बड़ा क्लियरली साबित होता है कि ये वो ताकतें हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं। जो भी बात राष्ट्रीय हित में होती है ये उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। शिखर जी, अब एक बात करते हैं इंडियन अलायंस के बारे में, जहां लगभग 40 पार्टीज इकट्ठी आई हैं बीजेपी और एनडीए को हराने के लिए। आपको क्या लगता है कि इनके क्या चांसेस हैं और क्या रीजंस हैं कि 40 पार्टीज इकट्ठी आई है बीजेपी को हराने के लिए? क्या लगता है आपको? देखिए पहले तो ये ना वो है था उनके भानुमति ने कुंभा जोड़ा अही की एक का रोड़ा। वो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जो एजेंडा है ना इसको बनाने का इस विपक्षी दल को, वो केवल मात्र एक है, मोदी को सत्ता में नहीं आने देना।
वरना जब भी कोई अलायंस होता है, अगर एनडीए बना तो वो एक कॉमन एजेंडे से बना कि हमने देश को कैसे आगे प्रगति की राह पर लेके जाना है। जब उनका एनडीए का घोषणा पत्र आया था तो उसमें यही था कि डेवलपमेंट कैसे करनी है। अब इनका जो एजेंडा जिसके लिए इकट्ठा हुए हैं वो तो केवल मात्र एक है, तो दैट इज जस्ट कि इनको अपनी कन्वीनियंस के लिए आज इनको सूट करता है अपने उन लोगों के साथ मिलना जिनके खिलाफ ये मंचों से बोलते आए। लालू जी के खिलाफ केस किस सरकार में हुई? लालू जी कांग्रेस के खिलाफ बोलेंगे, कांग्रेस लालू जी के खिलाफ बोलेगी। डाउन साउथ में भी यही हाल रहा। और आप दिल्ली में देख लीजिए कि जिस पार्टी की सरकार के खिलाफ केजरीवाल बोल बोल करके पार्टी बनाई और सत्ता में आए, आज सिर्फ कन्वीनियंस के लिए, सिर्फ कॉमन अपने एजेंडे मोदी जी पर डालना है, क्योंकि राष्ट्रीय हित का एजेंडा इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ना, इसलिए इकट्ठे होना है और इसलिए मिल करके दिल्ली में होना है, लेकिन पंजाब में नहीं होना। वहां भी तो आप, क्योंकि वहां तो कन्वीनियंस नहीं बनती, वहां के लोकल पार्टी यूनिट ने कहा क्या वो इसके साथ नहीं मिल सकते। यानी जहां 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 लोकल लग रहा है सिर्फ कन्वीनियंस के लिए इनका एजेंडा बिल्कुल सिरे चढ़ने वाला नहीं है अमित जी। ये दुनिया लोग सब समझते हैं कि इसके पीछे क्या है। एक 44 में पहले कांग्रेस रहती थी, अब आगे और क्या होने वाला मुझे मालूम नहीं है इन सब एक साथ मिलकर के, क्योंकि पहले तो एक मुख्य पार्टी होती थी भ्रष्टाचार की सरगना, अब तो ये जो जितनी मेरी है, चाहे लालू जी का वो नाना जाना देख लो, बार बार अंदर आते जाते रहते हैं, चाहे अभी केजरीवाल जी ने देख लो उधर बैठे हैं, तो कितना फायदा होगा इस अलायंस को। लोग क्या समझते नहीं है क्या? आपने बंगाल में अभी देखा ना कि सारा केस दोबारा जो भर्तियां हुई थी टीचर्स की सारी वापस हो गई है, कोर्ट ने उन सब भर्तियों को कैंसिल कर दिया। अब संदेश खरी का देखा ना क्या वो था, क्यों नहीं बोला था वी इंडिया अलायंस? तब कोई भी इनमें से एक नहीं बोला उस समय कि उसमें जो है वो क्रुएलिटी हुई, क्योंकि तब वहां कन्वीनियंस नहीं है, तब वहां अधीर रंजन जी मुख्तार जी के खिलाफ बोलते हैं, वहां अलायंस का कुछ मैटर नहीं रह जाता। ये तो खाली दिखाने का डबोतला है कि हम 40 इकट्ठे हो गए, पता नहीं हम क्या कर देंगे, ओवैसी जी भी साथ आ जाते हैं, इनका तो कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लोग बहुत अच्छे से हर चीज को अब समझते हैं, मोदी जी में विश्वास करते हैं। मैं ये समझती हूँ कि ये जो अलायंस है ये केवल इसलिए है, एक कि मोदी जी को पावर में नहीं आने देना, और सेकेंडली खुद को पावर चाहिए। वरना आप अगर इनके स्टेट्स में इस अलायंस का आउटकम देखें तो आज राहुल जी वायनाड से लड़ रहे हैं तो सीबीआई ने वहां पर अपना जो है कैंडिडेट खड़ा कर रखा है। और अगर मैं बात करूं इनके अलायंस के सभी नेताओं की, ये जुड़े कौन है? हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के केस पर जितते हैं, अभिषेक बैनर्जी स्कैम में लिप्त है, केजरीवाल स्कैम में इन्वॉल्व है, सोनिया गांधी राहुल गांधी ऑलरेडी केसेस उनके खिलाफ खड़े पड़े हैं। तो ये जुड़ा है ना, जो ये कुर्बा जुड़ा है आपस में, मुझे लगता है एक तो वन वे बिजते होंगे, क्योंकि ऐसा लगता होगा कि भाई अब तो भ्रष्टाचार सबको समझ आ गया। पहले तो केजरीवाल सोनिया गांधी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते थे, और वही सोनिया जी के जितने नेता दिल्ली के थे, अजय माकन जी, दीक्षित जी, उन सब ने ही उठाया था ये निकर स्कैम का मामला। उन्होंने कहा था कि इस स्कैम की जांच होनी चाहिए और सीबीआई के हवाले करो इस सबको, और आज मंच पर इकट्ठा होकर के वो उन्हीं स्कैम के खतना क्योंकि बोला गया है ईडी के केस में केजरीवाल जी को उनकी पत्नी के साथ दलिल मिल रही है, उनको ऐसे महसूस कर रही है जैसे वो विक्टिम है। मुझे लगता है कि वो शायद उनका मन मिलता होगा इस बारे में भी, कल को हम भी अंदर जाने वाले हैं तो आज ही जो है एक हो जाए इस सारे मामले में। वही सुनीता जी जाती है हेमंत सोरेन जी की पत्नी कल्पना जी के साथ, वहां गले मिलती है, उस शीश महल में आकर के ऐसे गले मिल के बात हो रही है। ये बताया जा रहा है कि हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, क्योंकि सब एक जैसे हैं, एक ही तरह सभी भ्रष्टाचार में लिप्त। सबको लगता है आज मैं इसकी बात करूं तो कल को मुझे उसकी बात करनी होगी। तो ये जो अलायंस है ओनली अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, और बहुत ही एक ऐसे इशू के ऊपर ये अलायंस बना है कि हमें हर हाल में सत्ता चाहिए, वरना हमारे ये भ्रष्टाचार के जितने मामले हैं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ये और पूरी तरह उजागर हो जाए और सच के सच जेल के अंदर हो। शायद वो अपने आप को बचाने के लिए अलायंस किया गया हो। चलिए, कांग्रेस से कुछ नेता और स्पेसिफिकली राहुल गांधी जी
बार बार मोदी जी अगेंस्ट कुछ ना कुछ गलत वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे चौकीदार चोर है, मौत का सौदागर, रावण वगैरह वगैरह। अब जब आप ऐसी चीजें सुनती हैं तो आपको क्या लगता है? सेकेंडली, पिछले कुछ दिनों में कुछ और पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने भी कुछ गलत तरह की वर्ड्स यूज किए हैं प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। अब आपको कहीं ये नहीं लगता कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स का स्टैंडर्ड बहुत ही खत्म होता जा रहा है या लो होता जा रहा है, और ये इस तरह की बातें करना सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होगी? तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? बिल्कुल अमित जी, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि राहुल जी जो बोलते हैं, मतलब कई बार तो बेसिर बैठ के उनकी बातों को कोई मतलब ही नहीं होता। बहुत सारे वो मतलब 2+2 4 करना भी मुझे लगता है उनको नहीं आता है। और जब वो मतलब भाषण देते हैं तो टारगेट केवल एक ही होता है मोदी जी। वो ये नहीं कहते कि वो देश के लिए क्या करेंगे या कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया। वो केवल एक ही बात, क्योंकि ये उनकी बौखलाहट। उनको जब ये पता चल रहा है कि उनकी नेशनल पार्टी सिमट करके 44 पे आ गई है और अब फर्दर उसका बुरा हाल होने वाला है, तो उनको केवल एक ही जो कहते हैं हवा दिखता है, वो मोदी जी दिखता है। तो उसके लिए बौखलाहट में, और मैं कहूँगी बचकाना मुझसे। और वाकई राजनीति में इतने डेरोगेटरी वर्ड्स का यूज हमने पहले कभी नहीं देखा था। पर इसका नतीजा में क्या होता है, बार जो है डेफेमेशन केस में उनको कोर्ट जो है सजा देती है। गुजरात कोर्ट से वो कन्विक्ट हुए हैं, और तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको से दिया हुआ है। बार वो माफी भी मांग लेते हैं कोर्ट में जाकर भी, मैंने गलत कह दिया जब चौकीदार चोर है कहा। तो जिन बातों के लिए आपको पलट के माफी ही मांगनी पड़ती है, आप सोचिए वो कितनी गलत बातें थी। चाहे इनके मणिशंकर अय्यर जी हैं, चाहे इनके खड़गे जी हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई स्तर ही नहीं है किसी का। आप खुद अपने आप को नेशनल पार्टी के नेशनल लीडर बोलते हैं, और सामने कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। नॉट ओनली दैट इज मोदी इज नॉट अ पर्सन, वो प्राइम मिनिस्टर है। आपने बिल्कुल देखा है कभी किसी तरह का भी कोई ऐसे अपशब्द यूज करे? आज तक वो केवल एक ही बात अपने मंचों से कहते हैं कि सरकार ने देश के लिए क्या किया है, मैंने किया है, मेरे को मेरे काम की रिपोर्ट पे वोट दो। लेकिन इनका ये वोट किस लिए मांगते हैं? मोदी ये है, मोदी वो है, मोदी को ये इस बात के ऊपर वोट मांगते हैं। और वाकई जो स्तर इन्होंने अपनी सभाओं में किसी के लिए शब्द इस्तेमाल करने में किया है, वो बहुत ही निम्न स्तर का। मुझे लगता है कि अफकोर्स द कंट्री इज इवन वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे उसको बहुत ही शर्मिंदगी से देखा जाता है। और मैं ध्यान दिला दूँ आपको कि ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी वो लोग हैं जो नेशनल हेराल्ड वाले केस में बेल पे हैं। इनको ये बातें करना जो ये करते हैं बार बार, और फिर इनको माफिया मांगनी पड़ती हैं। जो जितना ये मोदी जी के बारे में मुझे लगता है कि अपशब्द बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, मोदी जी उतनी ही तेजी से और उभर करके आते हैं। और क्या कहते थे मणिशंकर अय्यर जी कि कांग्रेस के दफ्तर में इनको पीस टॉन दे दो, ये कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। हम जोर देकर भी कह रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं, क्या हुआ? 1 बार बने, 2 बार बने, और अब 3री बार बनने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। कोई रोक सकता है? क्योंकि जिस व्यक्ति ने सेल्फलेस, जिनका घर परिवार में, जिनको कोई अपने परिवार के लिए कोई धन बटोरना नहीं है, जिसको सिर्फ देख की सेवा ही करनी है, जो प्रूव कर चुके हैं कोविड के समय में, मुझे बताइए ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने कोविड में सिर्फ इतना कहा पूरे देश को कि थाली बजाओ, किस लिए? अपना मोरल बूस्ट करने के लिए। देश का एक जन उस दिन, उस समय, उस मोमेंट के ऊपर थाली बजा रहा था। ये ताकत होती है एक व्यक्ति के प्रभाव की, उस व्यक्ति की गारंटी की, उसके काम की, कि उसके कहने पे कोई थाली बजाने से कोरोना नहीं भाग रहा था, सबको पता था। मोदी जी ने केवल एक विश्वास लोगों में जो पैनिक उस समय क्रिएट हो गया था, उसको दूर करने के लिए किया, और सब ने उनकी बात पर विश्वास करते हुए वो थाली बजाई। हमने भी बजाई, उसमें सबने बजाई होगी, आपने भी शायद उस समय उसमें पार्टिसिपेट किया होगा। वो जो इमोशन, वो जो मूवमेंट क्रिएट करते हैं देश के लिए, देश हित में, ये मणिशंकर अय्यर जी क्या जाने, जो पाकिस्तान में जाकर के उनसे बाहर लगाते हैं, उनको निवेदन करते हैं कि हमारी मदद करो, मोदी जी पर हटाना है। शंकर साहब, अब जो जिस जगह पे आके खड़े हो गए हैं, स्टक हो गए हैं, अब इसमें से निकलने का क्या तरीका होगा? हमें ले आइए, इनको हटाइए। अच्छा,
तो इनको और तो आप कोई ही हटा तरीका सकते नहीं है। तो इनको तो आप ही हटा सकते हैं। हाँ, हम हटाएंगे, लेकिन तब तक जरा आपको भी इंतजार करना होगा। बताइए, ऐसी एंटी नेशनल देश के विरोध में सोच रखने वाले लोग क्या जो है आज मोदी जी के बारे में कहेंगे। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। क्लियरली राहुल जी ने पीछे भी बोला कि हम एक झटके में गरीबी हटा देंगे, और रिसेंटली कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है जिसपे काफी एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। सैम पिटोडा जी ने यूएस में बैठे बैठे बोल दिया जी कि इनहेरिटेंस टैक्स इंडिया में भी शायद होना चाहिए। यहाँ पर बात हो रही है कास्ट सर्वे, कास्ट सेंसस की, और बांटा जाएगा जितनी पॉपुलेशन उतना हक। राहुल जी ये बातें कर रहे हैं, तो ये कहाँ हमारा सब कुछ, क्या हम कुछ पीछे जा रहे हैं या आगे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो जी। मैं वही जो बात कही कि हमें तो समझ ही नहीं आता कि राहुल जी क्या बोलते हैं और क्या समझते हैं, या उनकी समझ में क्या होता है और वो क्या बोल रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप याद करें, इनकी दादी भी 1971 में भी यही कहती थी गरीबी हटा देंगे, गरीबी हटा देंगे। क्या हुआ? देश में 60 साल का इनका राज, हटी गरीबी। लेकिन आज पहली बार पिछले 10 सालों में 25 करोड़ की जनता गरीबी की रेखा से ऊपर आई है मोदी जी के टाइम। तो ये आज क्या लेके आ रहे हैं? 85 में जो लॉ पत्र भी किया है इनहेरिटेंस का, उसको आज फिर से हमने घोषणा पत्र में डाल रहे हैं, कह रहे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लाएंगे। यानी जिसने जो आज तक अपना इनहेरिट किया है, बनाया है, क्या बोलते हैं राहुल जी, हम एक्सरे कराएंगे, हम सर्वे करेंगे, घर घर जाएंगे और देखेंगे किसने कितना जो है अभी तक इकट्ठा कर लिया और किसके पास एक्सेस है, और किसको जरूरत है वो भी हम देखेंगे, सरकार उनको बांटेंगे। एंड देन वो आप याद करिए, मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश की जो गवर्नमेंट है उसके एक्सचेकर पे सबसे ज्यादा मुस्लिम्स का है, क्योंकि पॉपुलेशन उनकी ज्यादा है। तो इसका मतलब यही है ना, आप क्या कहना चाहते हैं अपने इस घोषणा पत्र से, कि आप सर्वे करेंगे, फैच करेंगे, फिर जिसके पास जितना होगा, आपको जितने हिसाब से लगेगा ज्यादा है, उसको लेकर के उनमें बांटेंगे जिनके पास पॉपुलेशन ज्यादा है। ये कौन सा गवर्नेंस का मॉडल है? ये कौन सा डेवलपमेंट का मॉडल है? और वो बात जो आप ऑलरेडी करके, जिसको आप रिपीट कर चुके हो 1985 में, आज भी उसी एनालिसिस की बात करते हो। ये कहते हैं कि नहीं हमने अंदर कुछ नहीं कहा, सुक्रेशी जी बड़ा बोलती है, हमारा घोषणा पत्र हमने अच्छे से नहीं पढ़ा। भाई ध्यान पित्रोदा, आप ही इसी घोषणा पत्र के पीछे जो नीतिकार है, उन्होंने कहा तो है कि क्या फर्क पड़ता है, जैसे कि अमेरिका में होता है, हालांकि वो 6 स्टेट कि जब इनहेरिटेंस होती है तो 55% प्रॉपर्टी सरकार की हो जाती है, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है, वो देश में भी हो सकता है। तो ऐसे मतलब अनडेमोक्रेटिक और जिसको आप कहते हैं कि बिल्कुल ड्रैकोनियन आप रूल्स एंड लॉज आप इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं इस देश में, जबकि इतना अच्छा मॉडल गुड गवर्नेंस का, डेवलपमेंट का ऑलरेडी मोदी जी इस देश को दे चुके हैं, जिसके तहत आज देश 11वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है। शिखा जी, बीजेपी ने अपने आप को हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज के प्रोटेक्टर की तरह प्रोजेक्ट किया है और पाकिस्तान और चाइना के अगेंस्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिया है, और इसके बावजूद ऑपोजिशन पार्टीज क्लेम करती हैं कि मोदी जी स्पेशली चाइना के अगेंस्ट वीक रहे हैं, और राहुल गांधी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर को चाइना की समझ ही नहीं है, वो चाइना को समझते ही नहीं है, जयशंकर जी। और जबकि ये फैक्ट है कि एस जयशंकर हमारे इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्बेसडर रहे हैं चाइना में। तो जब आप ये बातें सुनती हैं तो आप कैसे आप रिएक्ट कैसे करती हैं? अमित जी, मुझे लगता है कि आज अगर देश कॉन्फिडेंट है ना सबसे ज्यादा, तो वो है अपनी सीमाओं को लेकर के और अपनी डिफेंस फोर्सेस को लेकर के। जितना डिफेंस सेक्टर में मोदी सरकार के समय में काम हुआ है, जितना बजट डिफेंस सेक्टर को दिया गया है, वो किस लिए? डिफेंस फोर्सेस को मजबूत करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि उनका जो मोराल है इस समय डिफेंस फोर्सेस का, वो ही इतना ज्यादा हाई है कि जब हर दिवाली मोदी जी उनके साथ जाकर के मनाते हैं, तो आप सोचिए कि वो सैनिक ये सोचता है कि मैं दिवाली पे अपने परिवार के साथ नहीं मिल पाता, मैं कारगिल पे बैठा हूँ, मैं अरुणाचल की सीमा पे बैठा हूँ, और मोदी जी उनके साथ जाकर के वो दिवाली मनाते हैं। तो कितना बड़ा उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस का भाव कि देश का प्रधानमंत्री उनके लिए कितना सोच सकता है।
मैं इसमें ये बात और आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि आज अगर इंटरनेशनल रिलेशंस पर, डिप्लोमेसी के स्तर पे सरकार निर्णय लेती है तो किसी के दबाव में नहीं लेती। इससे पूर्व अगर आपने देखा होगा कि कांग्रेस के रिजीम में जब भी चाइना के साथ सीमाओं पर कोई डिसीजन लिया जाता था तो वो अंडर ऑपरेशन होता था, प्रेशर में होता था। इसीलिए बहुत सारे मेजर डिसीजंस जो उस समय लिए जाने चाहिए थे, जिससे कि चाइना का अग्रेशन दिखता था, बार बार हमें ये डर लगता था आज अरुणाचल में इतना चाइना आगे आ गया, आज लद्दाख में इतना चाइना आगे आ गया। आपने पिछले दिनों देखा होगा कैसे मैंने कहा डिफेंस फोर्सेस का मोराल इतना हाई है कि जब लद्दाख के ऊपर की पहाड़ियों पर चाइना आगे बढ़ने को पूरा उनकी एक टुकड़ी आगे आ गई थी तो किस तरह से हमारे सैनिकों ने उनको फिजिकली खदेड़ा था। सेम वे अरुणाचल में अब इन सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए आज इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ गया है कि आज आप सीमा तक आराम से जा सकते हो, तो ये कांग्रेस के रिजीम में नहीं होता था। शायद वो चाइना का प्रेशर मानते होंगे। आप जो ये बात कह रहे हैं कि राहुल जी ऐसा कह रहे हैं कि जयशंकर जी को चाइना का नहीं पता, मुझे बताइए आज ऐसा कौन सा डिसीजन है चाइना के साथ लगती हुई सीमाओं को लेकर के जो हम किसी के प्रेशर में करते हो। आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप्ड है टिल दोज बॉर्डर्स कि कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं जाने। ये जो किसी भी फोर्सेस को आपने मोरल हाई करना है तो फर्स्ट आप उनके बीच में रह के करते हो, सेकेंडली आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देते हो, थर्डली आप उनको बजट देते हो। और आज हालत ये है कि हम डिफेंस के सेक्टर में पहले सब कुछ इंपोर्ट करते थे और आज हम एक्सपोर्टर हो गए आर्म्स और एमिनेशन के। तो आप सोचिए जब हम इतने इक्विप्ड हो गए हैं तो जब आप फोर्सेस को तो मोरल नहीं देखते, जब आप बल्कि ये तो क्वेश्चन करते हैं फोर्सेस के मोरल को। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान में, आपको ध्यान होगा मोदी जी ने पूरी कोशिश की जब 2014 में आए कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हो जाए, वो लोग बात को समझ लें, अपनी सीमाओं को क्रॉस ना करें, लेकिन नहीं माने वो। और जब उन्होंने टेररिस्ट अटैक्स हमारे उस पर किए तो सर्जिकल स्ट्राइक्स करके उनको उनकी राइट जगह बताती गई, दिखा दी गई। तो कैसे अब कोई ये कहता है कि या चाइना हो या पाकिस्तान हो, हमारी जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित नहीं है। एक इंच भी लैंड का मोदी रिजीम में किसी भी दुश्मन को नहीं लेने दिया गया। और आपको पता है सिर्फ ये नहीं, सीमाओं पर नहीं, आज वर्ल्ड ओवर जो चाइना के खिलाफ एक माहौल बना है, जो चाइनीज चीजों का देश में इस्तेमाल बंद हुआ है। वरना हमारा प्रोडक्शन सिस्टम, मिडिल क्लास हमारी इंडस्ट्री टोटल अपने उस पर आ गई थी खत्म होने पर। आज क्यों वापस लौट रही है वो? क्यों? क्योंकि मोदी जी जो किया है उन्होंने पिछले 10 सालों में, एक विश्वास बना है उस सारे उसको लेकर के। आज सिर्फ आर्म्स एंड एमिनेशन नहीं, आज हम सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट भी यही बना रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये, कितना बड़ा। आज जब हम 26 जनवरी की परेड देखते हैं और देखते हैं उसमें हमारे मिसाइल्स, उसमें हमारे टैंक्स, उसमें हमारी सेना, तो महसूस होता है कि इतना सुरक्षित हम अपने आप को पहले कभी नहीं महसूस करते थे जितना आज कर रहे हैं। एंड नॉट ओनली दैट, देश के अंदर 10 सालों में एक भी टेररिस्ट अटैक, बारिंग जम्मू कश्मीर की वो घटना जिसके बाद घुस करके मारा था पाकिस्तान ने, एक भी टेररिस्ट अटैक, वरना आए दिन आप बाजार में खड़े हैं, आप कोर्ट में खड़े हैं, आप रेस्टोरेंट में हैं, पता नहीं कब कहां से कौन सा अटैक हो जाए। ये क्या है? ये ताकत है, ये स्ट्रेंथ होती है एक सरकार की अपनी पॉलिसीज के थ्रू कि इस तरह का कोई भी जो दुश्मन है देश के अंदर और देश के बाहर वो हिम्मत नहीं करता है। तो मैं ये समझती हूँ कि आज जितनी सीमाएं सुरक्षित है और वो ये सुरक्षा बढ़ने वाली है क्योंकि डिफेंस के सेक्टर के ऊपर बजट और ही प्रॉमिस है, मजबूत करेंगे और इस सेक्टर को तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि हम और बेहतर पोजीशन पे आ पाएंगे। और जहां तक जयशंकर जी का सवाल है, क्या उन्होंने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, क्या रिलेशन मेंटेन किए,
कि आज चाहे मुस्लिम तजवीज़ है, वो तक हमें रिस्पेक्ट करती है अबू धाबी में मंदिर बनना, क्या छोटी बात है? वो हमारे हर डिसीजन को सपोर्ट करती है। और जब मुस्लिम कंट्रीज का वो सम्मेलन होता है, आपको ध्यान होगा सुषमा जी के समय, पाकिस्तान नहीं था उसमें, इंडिया था। आज पाकिस्तान को वर्ल्ड ओवर जिस वो बात को लेकर के हमेशा इंडिया के खिलाफ खड़ा रहता था, कोई सपोर्ट नहीं है उसको। किस लिए? क्योंकि हमने क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश की है, वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे वो इस्टेब्लिश की है इन एनी सेक्टर। इसलिए मैं ये समझती हूँ कि किसी का ये कहना, शायद मुझे लगता है राहुल जी तो क्या डिप्लोमेसी समझेंगे, क्या इंटरनेशनल रिलेशन समझेंगे, जो फॉरेन कंट्री में जाके यूनिवर्सिटी में जाकर के देश के खिलाफ बोलते हैं, जो अमेरिका में इसलिए जाते हैं कि कोई चैनल उनको सपोर्ट करता है या कोई प्रिंट मीडिया जो देश के खिलाफ है उनको बुलाता है और वो देश के खिलाफ बोलते हैं वहां जाकर के, वो क्या समझेंगे और क्या रिलेशंस को वो बात करेंगे। और एक चीज और मैं जरूर यहाँ कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी बात करते हैं टेरिटरी लॉस की। 1962 में किसकी सरकार थी और कौन इस बात को आज असेस करेगा कि कितनी टेरिटरी हमने लूज की चाइना को? किसी ने उसको वापस लेने की बात की? वापस लेने की तो छोड़ ही दीजिए, उन हमारी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, जो कोई रोड डेवलप करने की जरूरत थी, जो वहां डिफेंस फोर्सेस को और इक्विप करने की जरूरत थी, वो तक भी नहीं किया गया। तो राहुल जी क्या बात करेंगे चाइना का को टेरिटरी लूज करने का? कब? ये फैक्ट्स बिल्कुल सबके सामने है। आज सेनाएं पूरी तरह से मुस्तैद, चुस्त, एकदम सटीक उसमें रहती है कि जैसे ही उनको लगता है कोई खबर किसी तरह की एकदम डटी हुई, हमने देखा है पिछले दिनों कैसे घुसती हुई सेना की एक टुकड़ी को मार मार के खदेड़ा है हमारे जवानों ने। ये किसी से छिपा हुआ नहीं, बहुत मोरल अप है हमारी फोर्सेस का और हम सब का भी। हमें पूर्ण विश्वास है मोदी जी पर। बीजेपी पे हमेशा माइनॉरिटीज खासकर मुस्लिम्स के अगेंस्ट होने का आरोप लगता है और कई ऑपोजिशन लीडर्स रेगुलरली गोधरा कांड के बाद हुए राइट्स की बात करते हैं और मोदी जी को आज भी ब्लेम करते हैं। देखिए, जितनी एंटी नेशनल फोर्सेस हैं, ये नैरेटिव उनका सेट किया हुआ है जो वो ये कहना चाहते हैं, कहलवाना चाहते हैं कि बीजेपी जो है वो एंटी मुस्लिम है या मोदी जी एंटी मुस्लिम है। गोधरा कांड का तो मैं याद करते हुए सिर्फ इतना कहूंगी कि सब एक ही नैरेटिव को जो है लोगों ने किया। बरी हुए ना मोदी जी उन सभी केसेस में, अमित शाह जी, कोई कुछ चीज साबित नहीं हुई, पर कोई कासिफ को कोई क्यों नहीं याद करता जिनको जिंदा जला दिया गया था? उनके बारे में तो कोई कुछ नहीं कहता। और जहां तक सवाल है मोदी जी की सरकार का एंटी मुस्लिम होना, मैं सिर्फ इतना ही जो है कहना चाहती हूँ कि जब कोई स्कीम बनाई जाती है, कोई भी योजना, क्या उसमें लिखा हुआ होता है कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये जो उज्ज्वला गैस योजना है, या ये जो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज होगा? क्या स्कीम बनाते समय ऐसा लिखा हुआ होता है? और क्या जो आंकड़े 11 करोड़ शौचालय के हैं, जो आंकड़े 25 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर जाने के हैं, जो 9 करोड़ उज्ज्वला गैस योजना देने के हैं, क्या उन आंकड़ों में मुस्लिम्स नहीं आएंगे? सब आते हैं, उसमें ही आते हैं। ये मैंने कहा कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है। और सबसे बड़ी बात जो मोदी रिजीम में हुई है वो हुई है मुस्लिम समाज की महिलाओं की। कोई नहीं सोचता था उनके बारे में। पिस रही थी वो तलाक, 3 तलाक के शब्दों में। सबसे बड़ा, आप जाइए मुस्लिम समाज में महिलाओं से बात कीजिए, वो खुद कहती है कि हमारे मसीहा बन करके आए हैं मोदी जी, हमें इस 3 तलाक के जो है वो भयंकर वाले जो है क्रूअल, जिसको हम कह सकते हैं, शब्दों के जाल में आप 3 बार तलाक बोलो और महिला घर से बाहर, उससे मुक्ति दिलाइए। वो खुद आगे बढ़ करके कहती हम जाते हैं, हम यूपी की गांव में जाए, अमेठी, रायबरेली चले जाओ, मुस्लिम समाज की महिलाएं निकल करके बाहर कहती है शौचालय दिया गया, मेरे घर की छत बनी प्रधानमंत्री आवास योजना में, मैंने अपनी बच्ची को
जो है स्कॉलरशिप पे पढ़ाया, मुझे साइकिल मिला, मेरे को लैपटॉप मिला। कौन? क्या ये चीजें देते समय सरकार कुछ ये करती है कि इसको नहीं देना और उसको नहीं देना? बिल्कुल गलत ये बात की जाती है। जो करते हैं ना उनको मैं कह रही हूँ कि आप जाइए उन एरियाज में जहां मुस्लिम की बहुत इतना खुश होकर के आज यूपी में मेरी मुसलमान बहन और भाई ये कहते हैं कि हमें पहली बार ये महसूस होता है कि हम सुरक्षित रात को 11 बजे 12 बजे भी अपने घर लौट सकती हैं। और इससे ज्यादा बुरी बात क्या होती? ये जो बनाए जाते हैं स्टैंड, ये केवल मुझे लगता है देश को जो तोड़ने वाली ताकतें हैं वो इस तरह के नैरेटिव सेट करती हैं। और मैं नहीं समझती कि जो लोग इनका लाभ उठाते हैं वो उनके इस नैरेटिव में किसी तरह से झांसे में आ सकती होंगी। बहुत सी मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम भाई बीजेपी को वोट करते हैं और इस बार भी करेंगे और पहले से ज्यादा करेंगे। इसमें एक और बात ध्यान रखने की है, अगर ऐसा होता कि हमारे देश में मुस्लिम्स के साथ या मुस्लिम समाज के भाई बहनों के साथ कुछ अलग बिहेवियर हो रहा होता, तो मुझे आप ये बताएं कि जितने आज मुस्लिम कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट और वो जिसमें मुस्लिम बहुतायत में हैं, अगर ऐसा होता तो क्या वो कंट्रीज आज हमें अपने साथ अच्छे रिलेशंस रखने देते? आज जब मिडिल ईस्ट में नेवल ऑफिसर्स मतलब उनको डेथ सेंटेंस होती है, वो अगर वहां से वापस आते हैं तो किसके कारण? हमारे अच्छे उनके साथ रिलेशंस के कारण। अगर सूडान से 3000 भारतीय वापस लाए जाते हैं तो किसके कारण? हमारे उनके साथ अच्छे रिलेशंस होने के कारण। नॉट ओनली डिप्लोमेसी नहीं, खाली इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं है। आज सोचिए वो मुस्लिम कंट्रीज हैं, अगर उनको ऐसा लगता है एक मिनट भी कि देश के मुस्लिम्स के साथ कुछ अलग बिहेवियर होता है, तो क्या वो इस तरह के रिलेशन हमारे साथ रखते? बहुत फख्र की बात है आज कि अगर अबू धाबी में मंदिर बनता है और इतना भव्य मंदिर बनता है, तो आप सोचिए कितना बड़ा परिवर्तन उन मुस्लिम कंट्रीज की मानसिकता में है, जो ये नैरेटिव सेट किया जाता है कि देश का मुस्लिम जो है उसके साथ किसी तरह का भेदभाव होता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इन सभी बातों से बहुत अच्छे से ये साबित होता है कि देश का मुस्लिम भी उतना ही मोदी जी की जो डेवलपमेंट की पॉलिसीज है उसमें पार्टिसिपेट करता है और उनको धन्यवाद देता है। शिखा जी, मोदी जी ने एक बार नारा दिया है आपकी बार 400 बार, क्या आपको लगता है कि हो पाएगा? और अगर हो पाएगा तो ऐसा क्या बीजेपी ने अचीव किया अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल में कि ये हो पाएगा? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँ कि ये नारा नहीं है, ये एक संकल्प है और संकल्प सिद्धि तक जरूर पहुंचेगा। उसके पीछे बहुत कारण है। मैं अगर मुझे ऐसा लगता है कि घंटों घंटे बीत सकते हैं इस विषय के ऊपर बात करते हुए, क्योंकि टाइम केवल 10 साल का था, लेकिन जो प्रॉमिसेस किए थे, जो वायदे किए थे, जो मैनिफेस्टो में बातें कही थी, वो एक 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 करके पूरी करने के अलावा इतना कुछ हुआ है इस देश में कि बहुत टाइम लग सकता है उन सब में बोलते हुए। लेकिन मुझे बड़ी खुशी और फख्र महसूस होता है जब मैं ये बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात वही जो मैं महसूस करके बोल रही हूँ, आज इंडियन डायस्पोरा वर्ल्ड ओवर जिस दृष्टि से देखा जाता है, क्या पहले ऐसा महसूस होता था? आप एयरपोर्ट पे जाते थे ना, तब आपको पता चल जाता था किसी बाहरी कंट्री में कि इंडियन होना क्या होता है, जब 100 बार आपके पासपोर्ट को उल्टा पलटा करके देखा जाता था और संदेह की निगाह से देखा जाता था। आज दुनिया भर में जो 7 इंडियन की बनी है, वो सबसे बड़ी देन है मोदी जी की, जो उन्होंने हमें दी टू स्टार्ट में। इसके बाद आती है लोकहित की वो पॉलिसीज, वो स्कीम्स जिससे उन्होंने देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया है। मैं बात करूं अपने देश की महिलाओं की, अगर पहली बार किसी ने इस देश की महिला के लिए सोचा तो मोदी जी ने। जब टॉयलेट्स की बात करी तो समझते थे कि मोदी जी क्या लेके आए हैं, लाल किले से बोल रहे हैं शौचालय बनवाओ। भैया, उसके पीछे कितना बड़ा सोच थी। शौचालय का मतलब केवल एक 8 बाय 8 का कमरा नहीं है। शौचालय के पीछे महिला के आत्मसम्मान की बात थी। शायद शहरों में ये बात उतनी महसूस न की जाती हो, लेकिन गाँव में सोचिए, एक बहन
जो सिर्फ सुबह सवेरे जब तक सूरज उगा नहीं और शाम को जब तक सूरज छिपा नहीं, उसके बीच में वो कहीं अपने आप को शौच से मुक्त करने के लिए नहीं जा सकती थी, क्योंकि साधन नहीं था। गांव में खेत की मुंडेर पर जाना पड़ता था। मुंडेर पे जब वो लोटा लेकर के बैठी हुई होती थी और इतने में कोई गाड़ी आ जाए और हेडलाइनर उसके ऊपर डालती होगी, तो सोचिए वो बहन कितनी बार ये महसूस करती होगी कि मैं महिला क्यों पैदा हो गई। उस आत्मसम्मान की रक्षा पहली बार मोदी जी ने की और शौचालय की बात की। और सिर्फ इतना नहीं, शौचालय का मतलब महिला के स्वास्थ्य का भी मतलब था। इतनी बीमारियां उसको सिर्फ घर से बाहर जाकर खेत पे होने से होती थी कि जो सोच भी नहीं सकते। महिला को उसका आत्मसम्मान, उसका स्वास्थ्य, ये दोनों मिले शौचालय से। प्रधानमंत्री आवास योजना, कितनों को छत मिली, घर मिला, अपना वो सपना पूरा करने का मौका मिला। सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस देश में आज से पहले कितनी किलोमीटर सड़कें बढ़ी और अब कितनी किलोमीटर बन रही हैं। एयर फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें हर जगह मिल जाएंगे। आज किधर भी चले जाओ, मैं दिल्ली को लेकर के ही बात करूं, दिल्ली के आसपास ईस्टर्न पेरिफेरल, वेस्टर्न पेरिफेरल, द्वारका एक्सप्रेस वे, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे, कितना ईज आउट हुआ है दिल्ली का ट्रैफिक इन सभी एक्सप्रेस वे बनने से। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, सड़क पर सरपट गाड़ी दौड़ती जाती है, किसी एम्बुलेंस को आना है, किसी व्यक्ति को जाना है। ये सब सुविधाएं केंद्र ने सीधा दिल्ली को दी है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडल पे। पूरे देश भर में सड़कों का जाल बिछा है। सड़क का मतलब केवल एक अच्छी सुंदर सड़क बनना नहीं, उसका मतलब ये है कि बच्चा घर से कॉलेज जा सकता है, व्यापारी अपना सामान लेकर के मार्केट में जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह मार्ट ट्रेवल हो सकता है बहुत आसानी से, कम खर्चे में। ये सब चीजें इकोनॉमी के साथ जुड़ी हुई हैं। आज अगर हम बात करें दुनिया की 5वें नंबर की इकोनॉमी बनना, ये भी हमारी मोदी जी की सरकार की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और उन्होंने वायदा किया है कि अगले सालों में इसको 3 नंबर पे ला करके खड़ा कर देंगे। मोदी जी अगर सरकार चलाने का विजन लेकर के चल रहे हैं तो सिर्फ अपनी 5 साल की सरकार के लिए नहीं बात कर रहे, वो बात करते हैं 2047, जब देश 100 साल मना रहा होगा तब उस समय। क्योंकि अक्सर हम लोग, हमारी जनरेशन के भी लोग यही बात करते थे कि ऐसा मौका आएगा हमारे जीवन में जब हम ये देखेंगे कि हमारा देश डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री हो गया। वो मौका दे रहे हैं मोदी जी हमें। जो कहा वो किया, चाहे वो 370 का मुद्दा था। यही कहा जाता था नहीं कर पाएंगे, देश में भयंकर तूफान आ जाएगा, देश में एक आंदोलन शुरू हो जाएगा। क्या हुआ? कोई भी नहीं बोला। कितनी अच्छी से, कितने साधक तरीके से 370 लागू भी हुआ। और आज अगर हम बात करें 1,08,00,000 लोग पिछले वर्ष मैंने जब वो कश्मीर में टूरिस्ट गए, तो आप सोचिए उस पूरे प्रदेश की क्या खुशहाली की हालत होगी। ये बात किसके लिए है? जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है सर। आप उनसे पूछिए जाकर के 370 हटने का मतलब क्या था। आज से नहीं, जब से पार्टी बनी थी ये घोषणा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तब से ये मिशन लेकर के चले थे। अपनी शहादत दी थी इसलिए वो मिशन लेकर के चले। पूरी पार्टी, मोदी जी उसी अपने घोषणा पत्र पे अड़े रही और करके दिखाया। बहुत बार हमें मंचों से कांग्रेस ये पूछती थी, अरे भाई कहते हैं रामलला आएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। साफ तारीख भी बताई, भव्य मंदिर भी बना, प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। पूरे विश्व भर में आज वो मंदिर सिर्फ एक टूरिस्ट पॉइंट ही नहीं, एक विश्वास का, एक आस्था का प्रतीक बन करके पूरा। मुझे लगता है कि सैकड़ों ऐसी योजनाएं, उज्ज्वला योजना, फिर महिला के लिए एक स्कीम। जब महिला के चूल्हे को फूंक करके उसके फेफड़े गल जाते थे तो तब मोदी जी ने सोचा कि घर पर गैस पहुंचनी चाहिए। गांव में भी उज्ज्वला योजना गांव में भी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस देश में बेटी का होना एक अभिशाप होता था, तो नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ताकि बेटी बचे भी और पढ़ लिख करके स्वावलंबी भी हो, ताकि माँ बाप के ऊपर किसी तरह का बोझ ना बने। ऐसी योजनाएं लेकर के आई इस देश के लिए। आयुष्मान योजना, 5 लाख का बीमा। कोविड के समय में सबसे ज्यादा जिन लोगों ने इस योजना का लाभ लिया हुआ था उनको उसका फायदा हुआ। और हमारा जब दिल्ली में
कि इस योजना को हमारे मुख्यमंत्री जी ने लागू ही नहीं किया, और जिसकी वजह से ना तो खुद ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई, ना इस योजना का लाभ दिल्ली वासियों को किसी गरीब को लेने दिया उस समय में जबकि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अभी घोषणा पत्र में ये भी आया है कि 70 साल के ऊपर सभी की इस योजना के तहत पूरा इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। साल के 12 रुपए में इंश्योरेंस कवर देना। फिर एक सबसे बड़ी बात मुझे लगता है जो आज पूरे विश्व भर में कर्क का विषय बना हुआ है। कांग्रेस के फाइनेंस मिनिस्टर थे चिदम्बरम जी, कहते थे अरे ये क्या डिजिटाइजेशन की बात करते हो, इस देश में क्या संभव है, ये नहीं कर पाओगे। Buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? Do you know that every village has got a village fair? In my part of the country, the village fair takes in turns. Monday in this village, Tuesday in the next village, Wednesday in that village. All over India. That is where you bring your produce and sell. Vegetable, fruit, baskets, toys, plastic. You bring it and sell. You think all of them should have a POS machine in their hand? What kind of a false picture that you are present? आज आप देखते हैं कि एक सब्जी बेचने वाला, एक ठेले पे नारियल बेचने वाला, वो भी अपना यूपीआई लेकर के खड़ा होता है और सभी लोग उसको पेमेंट उसी पे करते हैं और वो रिसीव करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे है हम डिजिटाइजेशन में, जब मनी ट्रांसफर जो है वो डिजिटली हो रही है। पूरा देश वर्ल्ड फॉलो कर रहा है उसको। फ्रांस तक में अपना यूपीआई चलता है, 20 कंट्रीज में यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स होती हैं। और अब तो आने वाले समय में अभी प्रपोजल पूरा तैयार है, 27 देशों में हमारा रुपया चलेगा। और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। चाइना जैसी इकोनॉमी जिसने अभी तक पूरी दुनिया को हिला करके रखा हुआ था, आज किस नंबर पे पहुंच गई है। 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बनने जा रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ हमारी जो है वो तेजी से बढ़ रही है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कितना युवा उसमें आज रोजगार न केवल अपने लिए कमा रहा है बल्कि और लोगों को भी रोजगार दे रहा है। तो ऐसी अनेकों अनेक स्कीम्स जो इस देश में मोदी जी ने लागू की हैं, जिसके कारण मैं समझती हूँ कि जो अब की बार मोदी सरकार और 400 पार का नारा है वो डेफिनेटली जनता स्वयं से करने को तैयार होती है। हम जा रहे हैं इलेक्शन में, हम जाते हैं आजकल कहीं भी जाए किसी से वोट की गुहार करें, आगे से पहले से ही आता है, कहने की जरूरत नहीं है जी। हमने ये स्कीमों का लाभ उठाया हुआ है, इसलिए हम खुद से ही मोदी जी के लिए वोट करेंगे। हमें मोदी जी चाहिए, जरूरत है इस देश को मोदी की, मोदी जी के विजन की। इसलिए मैं ये समझती हूँ कि ये केवल नारा नहीं है, ये बिल्कुल एक डिटर्मिनेशन है और ये पूरा जरूर होगा, क्योंकि मोदी जी की गारंटी पूरे होने की गारंटी है। ये बात सबको अच्छी तरह इसलिए पता चल चुकी है कि जो कुछ उन्होंने कहा वो करके दिखाया। देखिए, कोविड का एक ऐसा टाइम आया जो मुझे लगता है कि हम सबके जीवन में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि 100 साल बाद कोई एपिडेमिक आता है और इस बार ये कोविड के रूप में आया। मैं ये मानती हूँ कि कोई और सरकार होती, स्पेशली कांग्रेस की सरकार, तो इस कोविड में लाखों 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 शायद लोगों को अपने जीवन दान देना पड़ता। क्यों? क्योंकि सरकार ना तो कोई डिसीजन ले सकती थी जो पहले उन्होंने अपने रेजिम में किया, और किसी ना किसी और कंट्री की तरफ देखती कि भैया तुम वैक्सीन बनाओगे तो हमें वैक्सीन मिले। लेकिन ये मोदी जी ही थे कि जिनके रेजिम में न केवल कॉन्फिडेंस बिल्ड रहा जनता का, बल्कि वो सब चीज जो कोविड के लिए, जो उस महामारी को जिस सॉल्यूशन देने के लिए जो वैक्सीन उन्होंने देश में बनाई और इस देश के हर जन को फ्री वैक्सीन दी, ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है एक गुड गवर्नेंस का। ये वही कर सकता है जो वाकई राष्ट्र हित में सेल्सियस होकर के काम करता है। और नॉट ओनली दैट, मैत्री ने और कंट्रीज को भी कोविड वैक्सीन प्रोवाइड कराना और फ्री में देना, ये क्या देश की बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है? जब दिल्ली में जनता त्राहिमाम थी
कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। यानी एक मुख्यमंत्री, एक सरकार इतना एंटीसिपेट नहीं कर पाई सेकेंड फेज में कि हमारे पास ऑक्सीजन की कितनी सप्लाई चाहिए और कितनी हमारे पास नहीं है। तब आए मोदी जी, अमित शाह जी, और वो बनाया वो सेंटर जहां पर पेशेंट्स को लेके जाया जाता था। इनके पास हॉस्पिटल में सफिशिएंट बेड नहीं होते थे, डॉक्टर्स नहीं होते थे। डॉक्टर्स खुद बेचारे इतनी परेशान हालत में उस समय काम करते थे। कोविड का वो उस समय में जिस तरह से देश को मोदी जी ने संकट से उबारा, मुझे लगता है कि वो अपने आप में दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल बना। अक्सर सीएए को लेकर के बहुत भ्रांतियां विपक्ष फैलाता है। जो लोग पंजाब से या इसके आसपास स्टेट्स को बिलोंग करते हैं, या जिन्होंने 47 के उस पार्टीशन को भोगा है, वो जानते हैं कि पार्टीशन का दर्द क्या था। जब घर में मार के काट के चले गए एक महिला के सामने उसके पति को, वो कैसे उसकी बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े करके एक बैग में लेके आती हैं और ट्रेन में चढ़ कर के रास्ते में नदी में उसको बहाती हैं। इन हालातों में पार्टीशन का दर्द भोगा है सबने। और आज जब सीए आया तो कहा गया, क्या कहा ममता जी ने, राहुल जी ने, सबने बड़ा एक हंगामा मचाया कि ये तो देश में जो है सिटीजनशिप खत्म करने का एक कानून है। जबकि उनके लिए है जो लोग पार्टीशन के समय दूसरी कंट्री में रह गए थे, उस समय वो नहीं आ पाए थे। मोदी जी ने पहली बार चिंता करके उनके बारे में चिंता की। ये कानून उनके लिए बनाया गया जो लोग देश के बाहर छूट गए, उनको देश की नागरिकता नहीं मिल पा रही थी किसी तरह से, और वो दूसरी पाकिस्तान जैसे देश में अभी भी क्वालिटीज फेस कर रहे हैं। तो 2014 से पहले जो हमारे भारतीय इस देश में आ गए, उनके लिए सीएए कानून, कोई देश से जाने वालों के लिए नहीं है कि किसी को देश से भेजना है इसलिए कानून है। और मैं अपने सभी मुस्लिम भाई बहनों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसी किसी भी भ्रांति में बिल्कुल नहीं पड़े। एक और वचन जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है, मोदी जी ने पहले भी इस बात को कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो चाहिए। आज जो तरह तरह की भ्रांतियां चलती हैं कि इस समाज के लिए, इस जाति के लिए अलग कानून है, इसके तहत उनको अलग प्रावधान है, ये सब एकदम समाप्त हो जाएगा जब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। एक देश, एक संविधान, ये जो हमारी नीति है, इसके ऊपर जब देश चलेगा तो आप देखिएगा कि मिलकर के पूरे देश का हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म कैसे फिर बंटने बांटने की कोई बात नहीं कर सकता। और मैं इस बार घोषणा पत्र में ये जो भारतीय जनता पार्टी का आया है, उसमें यूसीसी का वायदा किया गया है, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कदम होने वाला है देश के लिए और देश के अच्छे भविष्य के लिए। शेखर जी, लास्ट सवाल, अगले साल दिल्ली में विधानसभा इलेक्शन है, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप बीजेपी की कैंडिडेट होगी इन इलेक्शंस? अमित जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी दिल्ली में इलेक्शन होंगे, पहले तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सरकार में आने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी हैं। ये एमएनए की टिकट मिलना, ये हमारी पार्टी में एक दायित्व के रूप में दिया जाता है। पार्टी जिसको भी ठीक समझेगी दायित्व देगी। यहाँ से कैंडिडेट कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का होगा, कमल के फूल का होगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा। शिखा जी, आपके टाइम के लिए धन्यवाद। होपफुली हम आपसे दोबारा जल्दी मिल पाएंगे और आपसे और बातचीत कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका अमित जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारे वीडियोस को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में बिलीव करते हो, वोटिंग वाले दिन अपना वोट जरूर डालें। अपने फैमिली मेंबर्स को भी वोटिंग के लिए लेके जाएं और अपने दोस्तों को भी याद दिलाएं कि वोट डालना जरूरी है। वोट करना हमारा हक है और देश की प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। जय हिंद, नमस्कार।